हाय एवरीवन, ये वीडियो कंप्लीट कोर्स होने वाली है इंट्राडे ट्रेडिंग पर। अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग इन दोनों में से कोई एक काम करना ही होगा। दोनों ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल लेकिन रिस्की ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके 10,000 रुपये कुछ ही घंटों में 50,000, 1 लाख भी हो सकते हैं, तो वहीं कुछ ही घंटों में जीरो भी। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी रिस्क होता है लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के कंपेयर में कम रिस्क होता है। तो आप इंट्राडे से स्टार्ट कर सकते हो जहां पर आप उसी दिन बाई करके सेल भी करते हो, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। इस वीडियो में हम कंप्लीट इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग को बेसिक से एडवांस तक समझेंगे, जिसमें पूरे 10 चैप्टर्स हैं। इन 10 के 10 चैप्टर्स को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बेसिक्स की। शेयर मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है। इसके बाद हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच के डिफरेंस को समझेंगे और ये समझेंगे आपको क्या सच में ट्रेडिंग करनी भी चाहिए या नहीं। तीसरा, हम जानेंगे कैंडलस्टिक क्या होती है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, एक कंप्लीट कैंडल किस प्रकार से बनती है उसे हम यहाँ पर समझेंगे। फिर हम बात करेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट की। आपको एक ट्रेड पर कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना रिवॉर्ड वहाँ से एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये समझने के बाद हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, जो कि है साइकोलॉजी। किसी भी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल होने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है उसकी साइकोलॉजी, जिसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स की। कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स स्टॉक मार्केट में होते हैं जिनका यूज़ करके आप बाई और सेल का डिसीजन ले सकते हो। एक बार आपको अगर ये चार्ट पैटर्न समझ में आ जाते हैं, उसके बाद आपको करनी होगी इनकी प्रैक्टिस। डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसके लिए आप कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग। पेपर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऐप कौन सा है, कैसे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। जिसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इंट्राडे स्ट्रैटेजी, यानी आपको एग्जैक्ट कब बाय करना है, कब सेल करना है, वो हम इस स्ट्रैटेजी में सीखेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे आप किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या फिर अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग भी करनी है तो उसके लिए बेस्ट स्टॉक्स कैसे फाइंड कर सकते हो। फिर उन स्टॉक्स में आपको अपनी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। तो ये टोटल 10 टॉपिक्स हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। कई सारे लोगों को बड़ी बड़ी बातें पता होती हैं, लेकिन जब उनसे बेसिक्स के बारे में पूछा जाता है तो वो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने अपनी नोटबुक ले ली होगी और अब आप नोटबुक में नोट्स बनाना स्टार्ट करोगे। शेयर मार्केट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और जानेंगे इसके बेसिक टर्म्स को। ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, बीएससी, एनएससी, ब्रोकर, ये सारे जो टर्म्स आपने शेयर मार्केट के अंदर सुने होंगे, उनके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शेयर मार्केट की। इसे हम 2 एंगल से समझेंगे, पहले बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो और बिजनेस आप स्टार्ट करते हो आइसक्रीम का। गोवा में एक फेमस आइसक्रीम है गड़बड़ आइसक्रीम, आप उसी का बिजनेस स्टार्ट करते हो। जब आपको अपनी पहली दुकान ओपन करनी थी तो उस समय आपको थोड़ी बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ी, जो आपने अपने दोस्तों से या फैमिली मेंबर से ले लिया। अब आपने देखा जो आपका गड़बड़ आइसक्रीम का बिजनेस है वो काफ़ी चलने लगा है, लोग उसे काफ़ी पसंद करते हैं। ये कस्टमर जो आपके पास आता है वो बार बार रिटेन हो रहा है और आपका ये बिजनेस काफ़ी फलने फूलने लगा है। अब आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि आपने एक ही दुकान होकर और भी काफ़ी सारी दुकानें हो। अब आपको अपना बिजनेस और ग्रो करना है, उसे पूरे गोवा में एक्सपैंड करना है। इसके लिए आपको कैपिटल की नीड होगी और ये कैपिटल आप ले सकते हो एंजल इन्वेस्टर से। यहाँ पर आपकी एंजल इन्वेस्टर हेल्प कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर वे होते हैं जो आपकी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उसके बदले में वो आपसे आपकी कंपनी का कुछ % ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो आइसक्रीम वाला बिजनेस है, इसे एक्सपैंड करने के लिए आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हो तो एंजल इन्वेस्टर आपको 10 लाख रुपए देते हैं, लेकिन उस 10 लाख के बदले वे आपसे किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लेते, परंतु आपकी कंपनी में 10% की हिस्सेदारी ले लेते हैं। इसके बाद आपके पास जो आपकी कंपनी का या आपके बिजनेस का शेयर परसेंटेज बचता है वो है 90%। अब आप गोवा में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हो, गोवा में आपका बिजनेस काफ़ी फलने फूलने लगता है, आपका बिजनेस काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है। अब आप चाहते हो कि ये बिजनेस मैं इंडिया लेवल पे लेके चलूँ, यानी अलग अलग स्टेट में, मुंबई में,
दिल्ली में, उत्तराखंड में आपका जो बिजनेस है गड़बड़ आइसक्रीम का बिजनेस, वो पूरे इंडिया में फैले। इसके लिए आपको और पैसे की नीड होगी। अब आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप बैंक से लोन ले सकते हो, बैंक आपको लोन देगा परंतु इस पर वो 15 से 20% तक का इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इसके अलावा आपके अगले महीने से ही EMI स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको टाइम चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। आप अभी से अगर EMI देने लगोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। एक तरफ आप बिजनेस को ग्रो करने के लिए उस पर एक्सपेंड करोगे, दूसरा आपको EMI भरनी पड़ेगी, और जो इंटरेस्ट है 15 से 20% तक का, वो भी आपके लिए काफ़ी सिरदर्दी का कारण बन सकता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप अपनी कंपनी को पब्लिक कर दो, यानी आपने 10% पहले ही एंजल इन्वेस्टर को दे दिया है, अब आपके पास 90% शेयर है। आप क्या करते हो, जो 40% शेयर है उसे पब्लिक कर देते हो, यानी पब्लिक जो आम लोग हैं वो भी आपकी कंपनी में हिस्सेदारी ले सकते हैं। अब जो आपकी 100% कंपनी थी, 10% एंजल इन्वेस्टर के पास है, 40% को आप पब्लिक कर देते हो और 50% आपके पास रहेगा। ये 40% जब आप पहली बार पब्लिक में ले जाते हो, पहली बार रिटेलर्स इसे बाय करते हैं, उस समय इसे कहा जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस समय जो भी रिटेलर पैसा देता है वो डायरेक्ट कंपनी के पास जाता है, बिजनेस के पास जाता है। लेकिन जब ये 40% जो आपकी कंपनी का है वो पब्लिक के पास आ जाता है, रिटेलर्स के पास आ जाता है, तो उसके बाद जो भी ट्रेडिंग होती है, सेलिंग बाइंग, वो रिटेलर्स के बीच होती है। यहाँ पर कंपनी का कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जब भी कोई कंपनी अपना IPO लॉन्च करती है तो वो चाहती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। अभी बात करते हैं शेयर्स की। आपने जब 40% अपनी कंपनी को पब्लिक किया, उसे आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ये कंपनी के हाथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो 40% है उसे 40,000 पार्ट्स में डिवाइड किया, अब उसका जो एक पार्ट होगा वो एक शेयर कहलाएगा। अब आपने 40% को 14,000 पार्ट्स के इक्विवेलेंट किया, तो यहाँ पे 1% 1000 के इक्विवेलेंट होगा, और अगर आपकी कंपनी का कोई एक शेयर लेता है तो उसके पास आपकी कंपनी का 0.001% होगा। इस प्रकार से आप अपने शेयर्स को डिवाइड करते हो और उसे पब्लिक को ऑफर करते हो। आगे चलकर जो भी आपकी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं उन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं। अभी तक हमने समझा शेयर मार्केट को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इसे हम समझेंगे कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन भी लोगों ने आपके शेयर को बाय किया वे रिटेलर्स कहलाते हैं या फिर ट्रेडर्स कहलाते हैं। अब जब भी किसी व्यक्ति को लगता है कि आपकी कंपनी अच्छा ग्रो करेगी, फ्यूचर में इसका बिजनेस और एक्सपैंड होगा, इसकी जो पर शेयर की प्राइस है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर उन्हें कहते हैं बायर। वो आपके शेयर को बाय करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंपनी में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी तरफ जिनके पास आपका शेयर है, जिन्होंने IPO के दौरान आपके शेयर्स को बाय किया था, उन्हें लगता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है और आप उन्हें ये शेयर बेच देना चाहिए, या फिर आपकी कंपनी आगे चलकर और प्रॉफिट नहीं कमाएगी, इसका सैचुरेशन आ चुका है। इस प्रकार से कोई भी फीलिंग हो सकती है सेलर के माइंड में, तो उस बेसिस पर वे आपके शेयर को बेचना चाहेंगे। एक तरफ बायर जो आपकी कंपनी के शेयर्स को बाय करना चाहते हैं, दूसरी तरफ सेलर जो आपकी कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहते हैं। इन्हें जरूरत होती है एक प्लेटफॉर्म की जहां पर आकर ये एक दूसरे से बाय और सेल कर सके। उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं NSE और BSE। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफी पुराना है और काफी पहले स्टार्ट हुआ था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी अगर मार्केट सिनारियो को देखें तो NSE BSE से काफ़ी बड़ा हो चुका है। ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर होते हैं। अब एक तरफ सेलर है, दूसरी तरफ बायर हैं, लेकिन इन्हें एक ब्रोकर की जरूरत होगी जो वो बायर से पैसा लेगा, सेलर तक पहुँचाएगा और सेलर से शेयर्स लेगा और बायर तक पहुंचाएगा। ये काम होता है ब्रोकर का। ब्रोकर की बात करें तो आप काफ़ी सारी एप्लीकेशन का यूज़ करते होंगे इन्वेस्टिंग के लिए। जीरोधा, ग्रो, यहाँ पर जो ब्रोकर का काम है वो काफ़ी सारी एप्लीकेशन करती हैं। बैंक भी ये काम करते हैं। जो भी ये प्रोसेस होती है सेलिंग की, बाइंग की, एक तरफ रिटेलर अपने शेयर्स को बेचता है, दूसरी तरफ रिटेलर उसे बाय करता है। इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं और जो ये काम करते हैं उन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं। जिस प्लेटफॉर्म के जरिए ये काम होता है वो
NSE और BSE है जो इंडिया में काम करती हैं और जिनके जरिए होता है उन्हें हम ब्रोकर कहते हैं। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जब स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुआ था इंडिया में तो उस समय किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा इसे कंट्रोल नहीं किया जा रहा था, लेकिन काफी सारे स्कैम्स होने के बाद, फ्रॉड होने के बाद गवर्नमेंट के द्वारा एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके द्वारा पूरे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट किया जाता है। आगे अगर हम कुछ टर्म्स की बात करें, अगर कोई ट्रेडर एक ही दिन के अंदर बाई भी करता है और उसी दिन में उस स्टॉक को सेल भी करता है तो इसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और जो भी इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं, एक ही दिन में बाई करना उसी दिन में उस शेयर को सेल कर देना, उन्हें हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर। अगर कोई ट्रेडर किसी शेयर को बाई करता है और उसे 15, 20, 30 या 60 दिन बाद सेल करता है, इस तरह की ट्रेडिंग को हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग और इस तरह के ट्रेडर्स को हम कहते हैं स्विंग ट्रेडर। और जो भी ट्रेडर सिर्फ एक कंपनी के शेयर को बाई करके होल्ड करते हैं 1 साल, 2 साल, 5 साल या फिर 10 साल, उन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टर्स। कुछ लोग स्कैल्पिंग का भी काम करते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि आपने किसी शेयर को बाई किया और विदिन अ सेकेंड, मिनट या फिर 2-3 मिनट के अंदर अंदर आपने उस शेयर को बेच दिया और उस पर प्रॉफिट लिया। इस तरीके से जो काम होता है उसे स्कैल्पिंग कहते हैं और जो ये काम करते हैं उन्हें हम स्कैल्पर कहते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 89% ट्रेडर लॉस में होते हैं, जो जानने के बाद कई सारे लोगों को लगता है इन्वेस्टिंग ही अच्छा है। लेकिन सेबी की ही एक रिपोर्ट ये भी कहती है वे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनमें से 97% लोग 5 साल से पहले ही अपने म्यूचुअल फंड को सेल करके उस पैसे को खर्च कर देते हैं। हम सभी को पता है म्यूचुअल फंड या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो 5 साल मिनिमम आपको इन्वेस्टेड रहना होता है, जिसमें 97% लोग फेल हो जाते हैं। और ये डेटा तो म्यूचुअल फंड्स का था। जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शेयर्स के अंदर करते हैं, डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये परसेंटेज और ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो चाहे आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग, अगर आप इम्पेशेंट हो, आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपका लॉस ही होगा। ये जानने के बाद आपके मन में बेसिक सा क्वेश्चन आना लाजमी है, अब हम इन्वेस्टिंग करें या फिर ट्रेडिंग। सबसे पहले हम समझेंगे इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है। इसके बाद हम इन दोनों के डिफरेंस को समझेंगे और तब जाकर हम एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग। ऑफ कोर्स आप ट्रेडिंग कोर्स के पार्ट 3 को देख रहे हो तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप ट्रेडिंग के लिए ही इस कोर्स को देख रहे हो। फिर भी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बेसिक डिफरेंस को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे लोग जो स्टार्ट ट्रेडिंग से करते हैं और जब उन्हें लॉस होना स्टार्ट होता है तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके खुद को इन्वेस्टर बताने लगते हैं। तो आपके साथ ऐसा फ्यूचर में ना हो, इसी के लिए इन दोनों के डिफरेंस को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कैसे आप इस ट्रैप से बच सकते हो वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में समझेंगे। शुरुआत करेंगे इन्वेस्टिंग से। जब आप किसी कंपनी को फंडामेंटली एनालाइज करते हो, जिसमें सबसे पहले आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना होता है, उसके बाद आप मैनेजमेंट को देखते हो। मैनेजमेंट को समझने के बाद आप कंपनी के फाइनेंसेस को चेक करते हो और देखते हो क्या कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं। स्टॉक मार्केट में प्रेजेंट टाइम में 5000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। उनमें से आप 12 से 15 कंपनीज को चूज करते हो जिनमें आपको लगातार लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ पर आपका मिनिमम टाइम पीरियड 3 साल से ज़्यादा का होता है। अगर आप 3 साल से कम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे हम इन्वेस्टमेंट न कहकर ट्रेडिंग ही कहेंगे। कई सारे लोगों को स्टार्टिंग में ये भी लग सकता है कि इन्वेस्टिंग काफ़ी इजी है, एक बार मैं कंपनीज को फाइंड कर लूँगा, उसके बाद लगातार इन्वेस्ट करते जाना है। और अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत हो। इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। बिजनेस और मैनेजमेंट को समझना, फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को पढ़कर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को समझना इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो, ऐसे ही किन्हीं भी कंपनीज में इन्वेस्ट करने लगते हो, तो हो सकता है जो हाल यस बैंक के इन्वेस्टर्स का हुआ, जेपी पावर के इन्वेस्टर्स का हुआ, सुजलॉन के इन्वेस्टर्स का हुआ, वही आपका हाल भी हो। एक टाइम पर ये सारी कंपनीज काफ़ी बेहतर बिजनेस कर रही थी और फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाती थी, परंतु आगे चलकर इनके साथ क्या हुआ वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको क्वार्टर में नहीं तो कम से कम साल में एक बार जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें आपने जितनी भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है सभी को एनालाइज करना पड़ता है। उन कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट पढ़कर कंपनीज को फिल्टर आउट करना पड़ता है
कि कौन सी कंपनी में आपको आगे कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते रहना है और कौन सी कंपनी को सेल कर देना है। तभी जाकर आप इन्वेस्टिंग से पैसा कमा पाते हो। नहीं तो अगर आप आज कचरा इकट्ठा करना स्टार्ट करोगे तो 10 साल बाद भी आपको अपने पोर्टफोलियो में कचरा ही मिलेगा। मैं मानता हूँ इन्वेस्टिंग में आपको डेली एफर्ट नहीं मारने पड़ते, लेकिन मेहनत तो आपको इसमें भी करनी पड़ेगी बॉस। आप मेहनत से नहीं भाग सकते अगर आपको सच में स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। इन्वेस्टिंग को समझने के बाद अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करके शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हो, उसके बाद प्रॉफिट बुक करके उसे सेल कर देते हो, जहां पर आपका होल्डिंग टाइम पीरियड कुछ मिनट का, कुछ घंटे का या कुछ दिनों का हो सकता है, उसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। अगर आप कुछ मिनट्स या सेकंड्स के लिए किसी स्टॉक को बाय करते हो और उसके बाद प्रॉफिट बुक करके उसे सेल कर देते हो, तो इसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। अगर आपका टाइम पीरियड एक दिन के अंदर अंदर है, यानी आपने 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर के लिए किसी स्टॉक को बाय किया और प्रॉफिट बुक करके उसे सेल कर दिया, एक दिन के अंदर आपने बाय भी किया और सेल भी किया, तो उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप वही अपनी पोजीशन को होल्ड करते हो 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और अगर आप 2 वीक से ज़्यादा लेकिन 2 महीने से कम के लिए किसी कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके फिर उसे सेल करते हो, तो उसे हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। और मेरा ऐसा मानना है अगर आप 3 साल से पहले किसी कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करके उन्हें 3 साल के अंदर ही सेल कर देते हो, तो वो ट्रेडिंग ही होता है। आई होप यहाँ तक आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा इन्वेस्टिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग में चीज़ों को बाइफरकेट करने के लिए उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि हमने समझा था, अगर आप कुछ मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए बाय और सेल करते हो तो उसे स्कैल्पिंग कहते हैं। इसी प्रकार से इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग, ये सारे ट्रेडिंग के ही पार्ट्स हैं। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझना, फाइनेंसेस को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। यहाँ पर 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है और ये 3 चीज़ें ही ट्रेडिंग में मैटर करती हैं। पहला, प्राइस। आपने ये सुना भी होगा, भाव भगवान छे। ट्रेडिंग में जो प्राइस होता है उसे ही भगवान माना जाता है, उसी के बेस पर आप ट्रेडिंग करते हो। दूसरा, वॉल्यूम, जिसे कुछ लोग लिक्विडिटी भी कहते हैं, यानी जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस दिन कितने और लोग उस स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। और लास्ट आता है टाइम पीरियड, यानी आप कितने टाइम पीरियड के लिए उस स्टॉक को बाय करने वाले हो, कुछ मिनट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए। इन तीनों का यूज करके आप अपना एक सेटअप तैयार करते हो, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। तब जाकर आप स्टॉक्स को बाय करते हो, फिर टारगेट अचीव होने पर प्रॉफिट, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट होने पर लॉस बुक करते हो। ट्रेडिंग आप डेली बेसिस पर भी कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जहां पर कुछ दिन तक आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखते हो। जहां 15% प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टर को पूरा साल लग जाता है, तो वहीं एक ट्रेडर उतना प्रॉफिट एक दिन में कमा सकता है। लेकिन यहाँ पर रिस्क भी उसी लेवल का होता है, जितना लॉस करने में एक इन्वेस्टर को पूरा साल लग सकता है, उतना लॉस एक ट्रेडर एक दिन में भी कर सकता है। अभी मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछूंगा आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या इन्वेस्टिंग, क्योंकि अगर आप ये कोर्स देख रहे हो जिसमें हम कंप्लीट ट्रेडिंग को समझने वाले हैं, तो आप एक ट्रेडर हो, तभी आप इस कोर्स के अंदर हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज के पहले के 2 पार्ट्स आपने देख लिए होंगे। पार्ट 3 में हमने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बेसिक डिफरेंस को समझा और जाना इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। इन्वेस्टिंग में जहां आपको क्वार्टरली या फिर साल में एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना होता है, ट्रेडिंग में आपको डेली एफर्ट मानना पड़ता है। और यही कारण है ट्रेडिंग से आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो कंपेयर टू इन्वेस्टिंग। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी आपके माइंड में चल रहा होगा, एक्सपेक्टेशन। हमें इन्वेस्टिंग से कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए, हमें ट्रेडिंग से कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आप 15 से 20% का ईयरली रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है किसी साल आपका पोर्टफोलियो आपको 30% का रिटर्न भी दे, तो किसी साल 10% का रिटर्न भी दे। लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनीज में एक लंबे टाइम पीरियड तक इन्वेस्ट किया है, तो एवरेज 15 से 20% का रिटर्न आपको मिल सकता है। और अगर आपने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, यानी कि आप वॉरेन बफेट को मैच करने लगे हो, तो वहाँ पर आपका रिटर्न 20 to 25% तक भी जा सकता है। इससे ज़्यादा आप इन्वेस्टिंग से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर हम बात करें ट्रेडिंग की, जिसमें अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें, तो यहाँ पर आप मंथली 5 से 10% का रिटर्न कमा सकते हो।
जो कि ईयरली रिटर्न हो जाता है 40 to 50%। इंट्राडे में आपके डेली रिटर्न होते हैं और यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। हो सकता है किसी दिन आप 10% का रिटर्न भी कमा लो, हो सकता है किसी दिन आप 5% का रिटर्न भी कमा लो, तो वहीं अगले दिन आपको लॉस हो जाए। लेकिन एवरेज रिटर्न की अगर हम बात करें पूरा साल की, तो आप 50 to 60% का रिटर्न इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मैंने ये बोला कि आप 50 to 60% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्रेडिंग से साल का, तो कई सारे लोग सोचने लगे होंगे मैं तो उन शॉर्ट्स को देखकर ये ट्रेडिंग कोर्स कर रहा हूँ जहाँ पर लोग दिन का लाखों का प्रॉफिट कमाते हैं, 1.5 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, कुछ लोग तो 10 लाख 15 लाख का प्रॉफिट भी दिन का कमाते हैं। उनका क्या? तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा वो कमाते हैं, लेकिन उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। अगर कोई दिन का 1 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है तो फॉर श्योर उस व्यक्ति का जो ट्रेडिंग अमाउंट है, जिस अमाउंट से वो ट्रेड कर रहा है, वो करोड़ों में होगा। 1 करोड़ का 1% होता है 1 लाख। सो अगर आप 1 करोड़ से इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट आप कमा सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो आपके मन में आ रहा होगा, मेरे पास तो इतना बड़ा कैपिटल नहीं है, तो क्या मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, मुझे इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्या ये मेरे काम की चीज़ नहीं है? लेकिन आपको यहाँ पर ये समझना है, अगर आप 50 to 60% प्रॉफिट साल का निकाल पाते हो ट्रेडिंग से, तो आप भगवान हो। और उसके बाद आपके पास पैसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में आप छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो और वहाँ से प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करते हो। उसके बाद जब आपको एक बार लग जाता है कि अब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ और मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा हूँ, तो आपको बड़ा अमाउंट लाने से कोई नहीं रोक सकता। और वो बड़ा अमाउंट कहाँ से आएगा ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बैंक में काम करता हूँ जहाँ पर लोग खुद के सेविंग अकाउंट में, जहाँ पर उन्हें केवल 3% का रिटर्न मिल रहा होता है, करोड़ों का पैसा रखते हैं। और वहीं अगर आप उन्हें 10% का रिटर्न भी ऑफर करते हो तो क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा? फिर यहाँ पर कई लोग कहेंगे स्टॉक मार्केट तो रिस्की है, यहाँ पर कभी प्रॉफिट होता है कभी नहीं होता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में एक कंडीशन कही, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पाना। आपको उस स्टेज में आना होगा जब आप लगातार प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो। आपको कभी कभी लॉसेस भी होंगे, लेकिन जो आपका मंथली रिटर्न होगा, जो आपका ईयरली रिटर्न होगा, वो प्रॉफिट में होना चाहिए। तब जाकर आपकी लाइफ में पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। और आप जितने भी अमीर लोगों को देखते हो जो इन्वेस्टमेंट से अमीर बने हैं, चाहे ट्रेडिंग से अमीर बने हैं, वो खुद के पैसे से अमीर नहीं बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम वॉरेन बफेट की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो खुद के पैसे से अमीर बने हैं? चाहे हम बात करें जिम साइमंस की, क्या वो खुद के पैसे से अमीर बने थे? अगर आपको लगता है हाँ, तो आपको एक बार उनकी बायोग्राफीज पढ़नी चाहिए। Nimda, Dozras tell me, har tabus crack oikinim bomla, mohinozuku, lohakwe, unakasta। जो आपने अभी सुना, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका एक ही मतलब है, आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती। पर अगर आप अपना कुछ टाइम देकर उनकी लैंग्वेज सीख लेते हो तो क्या होगा, आपको समझ में आने लगेगा उन्होंने क्या बोला और आगे आपको क्या करना है ये भी आपको पता लगेगा। सेम यही होता है मार्केट के साथ। मार्केट की भी एक लैंग्वेज है। कुछ लोग टाइम देकर 3 महीने 6 महीने में उसे सीख लेते हैं और मार्केट में प्रॉफिट बनाते हैं, जबकि 90% लोग बिना कुछ सीखे मार्केट में कूद जाते हैं। कभी कभी इन्हें प्रॉफिट भी होता है, लेकिन ज़्यादा लॉसेस होने के बाद यही आपको कहते फिरेंगे शेयर मार्केट तो एक जुआ है, जो लकी होते हैं वही यहाँ पैसा बना पाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है वो हर चीज़ जो आप बिना सीखे करते हो वो एक जुआ है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग, आप कर लो ड्राइविंग बिना सीखे, पर नहीं, वहाँ पर आप प्रॉपर 2 से 3 महीना ट्रेनिंग लेते हो। पहले कुछ दिन तो बस बगल वाली सीट पर बैठकर देखते हो कि सामने वाला कर क्या रहा है, फिर खाली सड़क पर या फिर फील्ड में खुद ड्राइव करते हो, उसमें भी ट्रेनर आपके बगल में बैठा होता है। फिर धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर मेन रोड पर गाड़ी चलाते हो। बस प्रॉब्लम ये है, सेम चीज लोग ट्रेडिंग में फॉलो नहीं करते। 3 से 4% लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं
तो वे ही शेयर मार्केट में प्रॉफिट बना पाते हैं। मैक्सिमम लोग बिना सीखे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनका लॉस होता है और वही लोग आगे चलकर कहते हैं ट्रेडिंग तो एक जुआ है। ये चीजें समझना काफी इम्पोर्टेंट है। जब तक माइंडसेट सही नहीं होगा, सिर्फ स्ट्रेटजी सीखने से प्रॉफिट नहीं होगा। आज की इस वीडियो में हम मार्केट की लैंग्वेज को सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे चार्ट को किस प्रकार पढ़ा जाता है, कैंडलस्टिक को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप ट्रेडिंग व्यू या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपस्टॉक को यूज़ करते हो, स्क्रीनर का यूज़ करते हो, ग्रो का यूज़ करते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करके आप कंपनी के चार्ट्स को देख सकते हो। इस वीडियो में हम अपस्टॉक्स का यूज़ करेंगे। इसमें हम ओपन करते हैं HDFC बैंक का चार्ट। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है लाइन चार्ट। ट्रेडिंग के लिए आपको बस लाइन चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट को ही समझना है। यहाँ ऊपर में क्लिक करके आप देख सकते हो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। बार चार्ट, कैंडल चार्ट, होलो चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, कई ऑप्शन हैं। आपको इनमें से दो का ही यूज़ करना है और बाकी चार्ट से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उनसे हमारा काम नहीं पड़ेगा। सो आपको लाइन चार्ट और जो कैंडलस्टिक चार्ट है, इन दो चार्ट को ही समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन चार्ट की। ये हमें किसी टाइम पीरियड की क्लोजिंग प्राइस को शो करता है। चार्ट के बगल में आपको टाइम फ्रेम सेट करने का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल हमारा टाइम डेली का सेट है, तो ये लाइन हमें डे लास्ट यानी कि 3:30 बजे का प्राइस शो कर रही है। इसी प्रकार से अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम यूज़ करते हो तो पर्टिकुलर आर के एंड में जो प्राइस होगा किसी स्टॉक का, वो हमें ये लाइन चार्ट शो करती है। इसे हम फिलहाल डेली चार्ट पर ही वापस सेट करते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी कंपनीज के चार्ट भी देख सकते हो। अगर आपका टाइम फ्रेम डेली का है तो आपको 3:30 बजे यानी क्लोजिंग प्राइस ये लाइन शो करती है। अब बात करते हैं कैंडल चार्ट की। सबसे पहले हम कैंडल को पढ़ना सीखेंगे। कैंडल हमें प्राइस को कैसे पढ़ना है वो सिखाती है। इसके अलावा कैंडल से आपको ये भी पता लगता है मार्केट में ज़्यादा सेलर हैं या फिर ज़्यादा बायर हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, एक ग्रीन कैंडल और दूसरी रेड कैंडल, दोनों अपने आप में कैंडल स्टिक हैं। सबसे पहले बात करें लेफ्ट में, जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है, आपकी में ये वाइट भी हो सकती है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे प्लेटफॉर्म पर ग्रीन कैंडल को वाइट कैंडल से और रेड कैंडल को ब्लैक कैंडल से दिखाया जाता है। इस पूरे कोर्स के दौरान हम ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का ही यूज़ करेंगे। तो अगर आपको कहीं पर वाइट कैंडल दिखती है तो आपको समझना है वो ग्रीन कैंडल है। अगर आपको कहीं पर ब्लैक कैंडल दिखती है तो आपको समझना है ये रेड कैंडल है। ग्रीन कैंडल हमें बताती है ये बायर्स की कैंडल है, यानी बायर्स ज़्यादा हावी हैं सेलर्स पर। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, अगर खरीदने वाला ज़्यादा स्ट्रांग है सेल करने वाले से, तो हमें जो डे एंड में कैंडल मिलेगी वो ग्रीन कैंडल होगी। लेकिन वहीं अगर सेलर से ज़्यादा पावरफुल है, स्ट्रांग है कंपेयर टू बायर्स, तो हमें रेड कैंडल देखने को मिलेगी। कैंडल में बीच वाले हिस्से को, जो आपको ये मोटा पार्ट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बॉडी। ऊपर वाले और नीचे वाले जो ये लाइन आपको दिख रही है, ये होती है उस कैंडल की विक। अब बात करते हैं ग्रीन कैंडल कब बनती है और रेड कैंडल कब बनती है। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है तो आपकी जो कैंडल बनेगी वो ग्रीन कैंडल बनेगी। वहीं अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो आपकी जो कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी। इसके अलावा जो ये विक है, नीचे वाली विक शो करती है कि प्राइस पूरे दिन के दौरान कितना नीचे आया, और ऊपर वाली विक शो करती है कि पूरे दिन में प्राइस कितना ऊपर गया। इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। फॉर एग्जांपल, 9:15 पर जब मार्केट ओपन होता है तो उस टाइम जो शेयर का प्राइस था वो था 100। इसके बाद मार्केट का प्राइस मूव होता है और 11 बजे इसका प्राइस उस दिन के हाईएस्ट प्राइस को टच करता है, जो कि है 110। फिर ऐसा चलते चलते 2 बजे जो शेयर का प्राइस है वो लोएस्ट हिट करता है उस दिन का 90, और 3:30 बजे जब मार्केट क्लोज होता है तो उस समय शेयर का प्राइस होता है 105 रुपये। तो अगर हमें इसे किसी कैंडल में शो करना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी या रेड कैंडल, क्योंकि हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है वो ज़्यादा है ओपनिंग प्राइस से, इसीलिए जो हमारी कैंडल बनेगी वो बनेगी ग्रीन कैंडल।
बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पर हम क्लोजिंग प्राइस को दिखाएंगे और बॉडी के नीचे वाले हिस्से पर हम ओपनिंग प्राइस को दिखाएंगे। जबकि जो नीचे वाली विक है इसका लोएस्ट पॉइंट 90 शो करेगा, जो कि हमारा लोएस्ट प्राइस था पूरे दिन के दौरान, और ऊपर वाली विक का जो हाईएस्ट पॉइंट है ये 110 शो करेगा, जो कि हमारा हाईएस्ट प्राइस था पूरे दिन के दौरान। इसी प्रकार से अगर हम सेमी एग्जाम्पल को दोबारा लें और यहाँ पर जो मार्केट क्लोज होता है वो होता है 95 पर, तो हमारी जो कैंडल बनेगी वो रेड कैंडल बनेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है वो छोटा है ओपनिंग प्राइस से, यानी कि पूरे दिन में जो सेलर्स थे वो ज़्यादा पावरफुल थे कंपेयर टू बायर्स, इसीलिए हमारी रेड कैंडल बनी। जो मार्केट क्लोज हुआ वो कम प्राइस पर हुआ कंपेयर टू ओपनिंग प्राइस। अब जो इसकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा है वो हमें ओपनिंग प्राइस दिखाता है 100, जो नीचे वाला हिस्सा है वो हमें क्लोजिंग प्राइस दिखाता है 95। नीचे वाली विक का जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमें लोएस्ट प्राइस दिखाता है 90, और विक का जो ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट है वो हमें पूरे दिन के दौरान हाईएस्ट प्राइस दिखाता है 110। इस प्रकार से हम किसी भी कैंडल को पढ़ सकते हैं। एक पूरी कैंडल अगर ये डे कैंडल है तो डे का हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस क्या था ये हमें बताती है। कैंडल से हमें ये भी पता लगता है पूरे दिन में बायर से ज़्यादा हावी थे या फिर सेलर्स। अगर बायर से ज़्यादा हावी होते हैं तो हमारी जो कैंडल बनती है वो ग्रीन कैंडल बनती है, और अगर सेलर से ज़्यादा हावी होते हैं तो हमारी जो कैंडल बनती है वो रेड कैंडल बनती है। इसके अलावा हमने जाना कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर आपको ग्रीन कैंडल वाइट कैंडल की फॉर्म में दिख सकती है और रेड कैंडल ब्लैक कैंडल की फॉर्म में, तो आपको उससे डरना नहीं है। और जब ये एक एक कैंडल को हम कनेक्ट करते हैं तो इससे हमारा चार्ट बनता है, उसे हम कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसी प्रकार से आपको अलग अलग शेयर्स के चार्ट्स को देखना है, उन्हें पढ़ना है और समझना है कौन सी कैंडल आपको क्या दिखाने का प्रयास कर रही है। इन्हीं कैंडल्स के जरिए हम आने वाले समय में प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा वो प्रिडिक्ट करते हैं। आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक के कौन कौन से टाइप होते हैं और उससे हम किस प्रकार से प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा आने वाली वीडियोस में हम साइकोलॉजी को भी समझेंगे। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा प्राइस को किस प्रकार से प्रेडिक्ट किया जाता है वो भी हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में हम मिलकर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जो करना मैंडेटरी है, और यही चीज़ आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी और यही चीज़ आपको इंश्योर करेगी आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। मैं यहाँ पर 0 होने की बात कर रहा हूँ, यानी आपको लॉस होगा ही नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। सो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको चाहिए एक पेन, पेज और कॉइन। कॉइन 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कितने का भी हो सकता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब पेन से आपको पेज के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। इसके बाद एक तरफ आपको लिखना है हेड और दूसरी तरफ टेल। इनमें से एक आपका विन है और दूसरा आपका लूज। अब कॉइन को 10 बार उछालना है, जब भी हेड आएगा तो मैं जीतूंगा और जब भी टेल आएगा तो मैं हारूंगा, यानी मैंने लूज किया। लेकिन इस गेम में एक ट्विस्ट है, जब भी हेड आएगा तो मुझे जीतने के 2 पॉइंट मिलेंगे और जब भी टेल आएगा तो मुझे हारने का केवल 1 पॉइंट का ही लॉस होगा। अगर आपने खुद के लिए टेल चूज किया है तो टेल आने पर आपको 2 पॉइंट मिलेंगे और हेड आने पर आपका 1 पॉइंट माइनस होगा। सो लेट्स स्टार्ट। 10 बार कॉइन उछालने पर ये रहा मेरा रिजल्ट। 6 बार हेड और 4 बार टेल, यानी 6 बार हेड आने पर मुझे 2 पॉइंट के हिसाब से 12 पॉइंट मिले और 4 बार टेल आने से, जिसमें मैं हारा हूँ, 4 पॉइंट का लॉस हुआ। अगर हम नेट की बात करें तो हम देख सकते हैं 12 - 4 यानी 8 पॉइंट का प्रॉफिट। आपका क्या रिजल्ट रहा कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। 2 से 3 बार दोबारा करें और देखें कितनी बार आपका रिजल्ट पॉजिटिव रहा यानी आप जीते और कितनी बार आपका रिजल्ट नेगेटिव रहा यानी आपने लूज किया। 3 बार सेम प्रोसेस करने पर भी तीनों टाइम मेरा रिजल्ट पॉजिटिव में था और जो रिजल्ट आया वो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और यही है ट्रेडिंग में कभी भी लॉस ना होने का तरीका। क्या नहीं समझे? चलो समझते हैं।
जब भी आप स्ट्रेटजी के बेस पर ट्रेड लोगे तो आपको हर बार लॉस का डबल टारगेट रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ट्रेड लिया जिसमें आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और आप 10 रुपये का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, यानी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। उस टाइम पर आपको 10 रुपये का लॉस होगा, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 90 रुपीज़। इस केस में आपका टारगेट होना चाहिए 120, यानी 20 रुपीज़ का प्रॉफिट, जिसे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कहते हैं। वो आपका मिनिमम 1:2 होना चाहिए, यानी अगर आप 1 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार हो तो आपका टारगेट, जो आपका रिवॉर्ड है, वो 2 रुपये का होना चाहिए। इस तरीके से अगर आप 10 बार ट्रेड करते हो और आप 50-50 चांस के बेस पर ट्रेड करते हो, वैसे अगर आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हो तो आपके टारगेट हिट होने के, यानी जीतने की प्रोबेबिलिटी 70 to 80% तक चली जाती है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ आप तुक्का ट्रेडिंग कर रहे हो, यानी आप कॉइन उछाल रहे हो। हेड आ रहा है तो आप बाई कर रहे हो और टेल आ रहा है तो उस टाइम पर कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे हो। ऐसा आपको नहीं करना है। लेकिन इस समय मैं वर्स्ट केस सिनारियो लेके चल रहा हूँ, तो 10 में से आप 50% टाइम ही सही साबित होते हो। तो जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने टारगेट 120 का रखा था और आपका रिवॉर्ड 20 रुपीज़ का है, तो 20 × 5 100 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब हम बात कर लेते हैं 50% टाइम जो आपको लॉस हुआ, तो 5 × -10 = -50 का लॉस। अगर हम यहाँ पर नेट की बात करें तो 100 - 50 आप फिर भी 50 रुपीज़ के प्रॉफिट में हो। अगर आप यहाँ पर 4 ही बार जीतते हो, यानी 4 ही बार आपका टारगेट हिट होता है, फिर भी 4 × 20 = 80 रुपीज़ का प्रॉफिट। और क्योंकि 6 बार आपने लूज किया तो 6 × -10 -60, तब भी अगर आप देखते हो तो आप 20 रुपीज़ के प्रॉफिट में हो। अगर आप केवल 3 बार जीतते हो, जिसके काफ़ी कम चांसेस हैं कि आप केवल 3 ही बार अपना टारगेट अचीव करो, उस केस में भी जो आपका लॉस होगा वो होगा -10 रुपीज़ का, जो कि बहुत छोटा लॉस है। अगर इस तरीके से आपको लॉस में जाना है तो आपको 70% टाइम गलत होना होगा, और 70% टाइम गलत होने के लिए आपको सच में कॉइन उछाल के ही ट्रेडिंग करनी होगी, क्योंकि स्ट्रेटजी और सेटअप के साथ आप 70% टाइम गलत हो, ये 99.99% पॉसिबल नहीं है। बात तो सही है। मैं यहाँ पर 100% भी कह सकता था, लेकिन आपको पता है फ्यूचर में वो मुझे दिक्कत करेगा। और मान लो आप 70% गलत हो भी गए तो भी इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ, दे दूँ? चलो सीखते हैं। आप जब भी ट्रेड करोगे किसी भी सिचुएशन में, आपको रिस्क, यानी जो आपका लॉस है, जितने का लॉस खाने के लिए आप तैयार हो, वो आपकी कैपिटल का 1% होना चाहिए। मतलब अगर आपकी टोटल कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की है तो पर ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 1000 रुपीज़ का होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं। जिसका मतलब है आपकी कैपिटल को स्वाहा होने के लिए, ख़त्म होने के लिए आप मिनिमम 100 बार ट्रेड कर चुके होंगे। पर ट्रेड पर 1000 का लॉस इंटू 100 यानी 1 लाख रुपीज़। मैं जानता हूँ कुछ लोग टैक्सेस की बात करेंगे, बाकी फीस जो चार्जेस होते हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन मैं अभी उन्हें नेगलेक्ट करके चल रहा हूँ ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से समझ सके। और अभी तक हमने बात की है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, लेकिन आपको कौन से चच्चा ने मना किया है कि आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का ही रखना है? आप 1:3 में भी तो खेल सकते हो। अब ये क्या है, यानी अगर आपका लॉस 1 रुपये का है तो आपको प्रॉफिट 3 रुपये का होना चाहिए। अगर आपने 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है और आपका स्टॉप लॉस 90 पर है, यानी अगर आप गलत साबित होते हो तो आपको 10 रुपये का लॉस होगा, तो उस टाइम आप अपना टारगेट 130 का भी रख सकते हो, यानी सही साबित होने पर 30 रुपीज़ का प्रॉफिट। ऐसा करने पर अगर आप 10 में से 7 बार भी गलत होते हो तब भी आप प्रॉफिट में रहते हो। 7 × -10 -70 और 3 × 30 90, यानी 20 रुपीज़ का प्रॉफिट। अब अगर आपको लॉस में जाना है तो आपको कम से कम 8 बार गलत साबित होना होगा, जो किसी स्ट्रैटेजी के साथ पॉसिबल नहीं है अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही से काम करती है। 99% ट्रेडर प्रॉफिट छोटा बुक करते हैं, यानी अगर उन्होंने 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो जैसे ही 105 रुपये 110 रुपये होता है वो तुरंत सेल कर देते हैं, क्योंकि उस टाइम पर उनके अंदर एक फियर क्रिएट होता है कहीं ये प्राइस दोबारा से 100 रुपीज़ ना हो जाए। और जब उन्हें लॉस होता है, यानी जो उन्होंने 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है, जब वो 95 जाता है, 90 जाता है, 85 जाता है, उसके बाद 80 जाता है, तो उनके अंदर एक लालच आता है,
अगर ये प्राइस दोबारा से वापस मूव किया और दोबारा से 100 के प्राइस को टच किया तो मैं इसे तुरंत सेल कर दूंगा। वे चाहते हैं कि वे नो लॉस नो प्रॉफिट पर ही निकल जाएं। लेकिन अंकल, यू आर नॉट इन्वेस्टर, यू आर ट्रेडर। आपको हमेशा छोटा लॉस बुक करना है और बड़ा रिवॉर्ड लेना है। इसको दिमाग में घुसा दो। 10 का लॉस ले रहे हो तो आपका प्रॉफिट मिनिमम 20 रुपीज़ का होना चाहिए और आप इसे 30 तक भी ले जा सकते हो। तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। और जो मैंने अपनी स्टार्टिंग वाली वीडियोस में भी कहा था, कई लोग ट्रेडिंग से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टर बन जाते हैं, वो मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि जब उन्हें लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं तो वे लॉस को बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं और उनके लॉसेस इतने बढ़ जाते हैं कि उसके बाद वे अपनी पोजीशन को कट नहीं कर पाते। और मैं जानता हूँ मेरी ये वीडियो बनाने के बाद भी 90% लोग इसे फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न है ह्यूमन इमोशन। इसीलिए कहते हैं ट्रेडिंग जो होती है 80% साइकोलॉजी का गेम है और 20% स्ट्रेटजी का। क्योंकि जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है उसके बाद भी लॉस करना ये तभी पॉसिबल है जब आप रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम को सही तरीके से यूज़ ना करो। तो इस पूरी वीडियो से आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 या फिर 1:3 का होना चाहिए। कब आपको कौन सा रेशियो लेना है उसकी बात हम स्ट्रैटेजी के दौरान करेंगे और ये आपकी स्ट्रैटेजी पर भी डिपेंड करता है कि आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो या फिर 1:3 का। दूसरा लेसन जो आपको इस वीडियो से सीखना है, आप जब भी ट्रेड करोगे आपका जो रिस्क है वो आपकी कैपिटल का केवल 1% होना चाहिए। यानी आपका अगर टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए का है तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 1000 रुपीज़ का होना चाहिए। अगर आपका कैपिटल 10,000 रुपये का है तो एक ट्रेड में आपका मैक्सिमम लॉस 100 रुपये का होना चाहिए, ताकि जिस दिन आपका कैपिटल ख़त्म हो उस दिन तक आप कम से कम 100 बार ट्रेडिंग कर चुके होंगे। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने 100 ट्रेड किए और 100 टाइम्स आप गलत ही निकले, यानी आपके हर बार स्टॉप लॉस ही हिट हुए, टारगेट नहीं। और अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करते हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाए। और अगर हो रहा है तो आपको ये वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत है। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको हेल्प करते हैं ये पता करने में आपको कहां पर एंट्री लेनी है। इस टाइप के 8 पैटर्न्स जो मैं खुद भी यूज़ करता हूं ट्रेडिंग करने के लिए, जो मुझे हेल्प करते हैं मार्केट की डायरेक्शन को समझने में, ये बताते हैं इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे। ये 8 पैटर्न इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आपकी हेल्प करेंगे मार्केट को समझने में और शेयर मार्केट से पैसा कमाने में। पहला कैंडलस्टिक पैटर्न और सभी ट्रेडर्स का फेवरेट एंड मोस्ट यूज्ड पैटर्न, इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है एंट्री का और आपको बताता है इसके बाद मार्केट में कौन सा मूवमेंट होने वाला है। बट ये है क्या? स्क्रीन पर आप देख सकते हो इसमें जो सेकंड कैंडल होती है वो अपोजिट कलर की होती है प्रीवियस कैंडल की। यानी अगर पहली वाली कैंडल रेड है तो जो दूसरी कैंडल है वो ग्रीन होगी। इसके अलावा जो दूसरी कैंडल है उसका साइज पहली वाली कैंडल से बड़ा होता है, जिसमें सेकंड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो पहली कैंडल की ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है और क्लोजिंग प्राइस पहली कैंडल के ओपनिंग प्राइस से ऊपर होता है। मतलब दोनों साइड से जो सेकंड कैंडल की बॉडी होती है वो पहली कैंडल से बड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्केट नीचे आया अपने सपोर्ट के पास, फिर यहाँ पर हमें एक इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिली, उसके बाद हमें यहाँ पर सिग्नल मिला मार्केट रिवर्सल हो सकता है, तो हमने एंट्री ली। उसके बाद क्या, बूम, ये एक एक्सट्रीम बुलिश साइन होता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। सो हमने यहाँ पर एंट्री ली और देखो क्या हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन एक बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कैंडलस्टिक आपको एंट्री लेने में हेल्प करते हैं, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देते हैं आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है या नहीं। आपको इन पैटर्न्स का यूज़ स्ट्रैटेजी के साथ करना है, जिसकी बात हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप इंट्राडे में स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में हम केवल कैंडलस्टिक पैटर्न की लैंग्वेज को सीखेंगे, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न पर हमें एंट्री लेनी है और किस पर नहीं। अब हम इसका अपोजिट देखते हैं। यहाँ पर पहली कैंडल ग्रीन है और दूसरी रेड। जो रेड कैंडल है उसका साइज बड़ा है ग्रीन कैंडल से और जो ओपनिंग प्राइस है
रेड कैंडल का वो ऊपर है ग्रीन कैंडल से, और जो क्लोजिंग प्राइस है रेड कैंडल का वो नीचे है। अब यहाँ पर आपको ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर पहली छोटी कैंडल है ग्रीन और सेकंड रेड, यानी इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा। इन शॉर्ट, इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में दूसरी कैंडल बड़ी होनी चाहिए पहली कैंडल से। इसमें दूसरी वाली कैंडल अगर ग्रीन कैंडल है तो मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, और अगर दूसरी वाली कैंडल रेड है तो वहां से मार्केट नीचे आएगा। दूसरा पैटर्न मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें आपके पास 2 से ज्यादा कैंडल होती है जिनकी विक्स सेम डायरेक्शन में होती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। 3 कैंडल और तीनों की विक सेम डायरेक्शन में। इस एग्जांपल में तीनों कैंडल के विक डाउनवर्ड साइड हैं, जो हमें बताते हैं सेलर्स की पावर को। लेकिन बायर्स भी यहाँ पर काफी ज्यादा हावी है। जैसे ही प्राइस नीचे आ रहा है, बायर्स प्राइस को फिर ऊपर लेके जा रहे हैं। इसके बाद क्या, बूम, अगर विक नीचे की ओर है तो मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं अगर विक ऊपर की साइड है तो वहां से मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पर जितनी ज़्यादा कैंडल्स होंगी उतना ही ज़्यादा हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगा मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है। एक और एग्जांपल, यहाँ पर 3 कैंडल्स की विक ऊपर की डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे अगली कैंडल पर। उसके बाद क्या, बूम। तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न डॉजी कैंडल। डॉजी कैंडल में बॉडी बहुत छोटी होती है बीचों बीच में, और इसकी विक काफ़ी बड़ी होती है दोनों साइड। ये कैंडल हमें बताती है इस कैंडल के बाद किसी भी डायरेक्शन में, या तो ऊपर की डायरेक्शन में या फिर नीचे की डायरेक्शन में एक बड़ा मूवमेंट आने वाला है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, उसके बाद हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिली जो हमें रिवर्सल का साइन देती है। तो आपको यहाँ पर डोजी कैंडल बनने के बाद 2 से 3 और कैंडल बनने का वेट करना है, जिससे आपको ये कंफर्म हो सके जो मार्केट का प्राइस है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे ही यहाँ पर हमें दिखता है डॉजी कैंडल बनने के बाद 2 और ग्रीन कैंडल बनी, जो हमें बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। उसके बाद क्या, बूम। वहीं अगर यहाँ पर डॉजी कैंडल बनने के बाद 2 लगातार रेड कैंडल बनती तो हम शॉर्ट करते, जो प्राइस है वो नीचे आता। डॉजी कैंडल के कई सारे पैटर्न हो सकते हैं, जिसमें पहला है रेगुलर। इसमें एक छोटी सी बॉडी होती है जो विक के बीचों बीच में होती है, और यहाँ पर जो विक का साइज होता है वो मीडियम होता है। दूसरा, बॉडी बहुत छोटी होती है लेकिन जो इसकी विक है दोनों साइड काफी लंबी होती है, इसे हम कहते हैं लेग्ड कैंडल। अगला ड्रैगन फ्लाई। इसमें जो बॉडी होती है वो ऊपर की साइड होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और विक नीचे की साइड। और लास्ट, ग्रेव स्टोन। इसमें जो बॉडी होती है वो नीचे की साइड होती है और विक ऊपर की साइड। ये चारों डॉजी कैंडल के ही पार्ट हैं जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा या फिर नीचे की ओर। इसीलिए आपको डॉजी कैंडल बनने के बाद 2 से 3 और कैंडल बनने का वेट करना है, तभी आपको वहाँ पर एंट्री लेनी है। अगर डॉजी कैंडल के बाद अगली 2 कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। वहीं डॉजी कैंडल के बाद अगर 2 से 3 रेड कैंडल बनती है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो यहाँ से मार्केट नीचे आने वाला है। चौथा कैंडलस्टिक पैटर्न हैमर। इसमें एक डिसेंट बॉडी होती है और नीचे की ओर बहुत बड़ी विक। इसमें हमें पता लगता है सेलर्स प्राइस को काफ़ी नीचे तक लाए, लेकिन बायर्स वापस से प्राइस को ऊपर की ओर लेकर गए। ये कैंडल हमें बुलिश मार्केट का साइन देती है, यानी इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, हैमर कैंडल। उसके बाद क्या, बू। इसी के सिमिलर हमारी नेक्स्ट कैंडल आती है 5th कैंडलस्टिक पैटर्न शूटिंग स्टार। जैसा हैमर में बॉडी ऊपर की ओर होती थी, शूटिंग स्टार में जो हमारी बॉडी होती है वो नीचे की साइड होती है और ऊपर की साइड एक लंबी विक होती है, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो। जैसे ही आप शूटिंग स्टार कैंडल देखते हो तो आप अंदाजा लगा सकते हो मार्केट यहाँ से नीचे आने वाला है, और इसे हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना, उसके बाद मार्केट डाउन। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि है मोमेंटम कैंडल। ये सिमिलर है इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न के, लेकिन जो इसमें सेकंड कैंडल होती है उसका साइज काफ़ी बड़ा होता है प्रीवियस कैंडल से, और इसे देखना काफ़ी इजी होता है। इसमें सेकंड कैंडल 2 से 3 गुना बड़ी होती है प्रीवियस कैंडल से, और ये कैंडल काफ़ी पावरफुल भी मानी जाती है। अगर फर्स्ट रेड कैंडल है और सेकंड ग्रीन कैंडल है
जो कि काफ़ी बड़ी है रेड कैंडल से, तो आप देख सकते यहाँ पर जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा। लेकिन वहीं अगर पहली कैंडल ग्रीन है और सेकंड कैंडल रेड है जो कि 2 से 3 गुना बड़ी है पहली कैंडल से, तो यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे की ओर आएगा। जब भी आपको साइडवेज मार्केट दिखता है, यानी स्टॉक का प्राइस ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है, तो ज़्यादातर आपको वहाँ पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हो मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। जिसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड कैंडल है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है पहली कैंडल से, और उसके बाद बूम। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि है ट्विज़र कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें 2 डिफरेंट कलर की सेम साइज कैंडल बनती है और उनकी जो विक भी होती है वो सेम डायरेक्शन में होती है। जैसा कि आप पहले एग्जांपल में देख सकते हो, पहली रेड कैंडल दूसरी ग्रीन कैंडल, दोनों की बॉडी का जो साइज है वो सेम है और विक भी दोनों की सेम ही डायरेक्शन में है। तो अगर सेकंड वाली कैंडल ग्रीन कैंडल होती है तो यहाँ से मार्केट का प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर पहली कैंडल ग्रीन है और दूसरी रेड, और जो इनकी विक है वो ऊपर की साइड है, तो यहाँ से जो प्राइस है वो नीचे की ओर आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 कैंडल दोनों का जो साइज है बॉडी का वो सेम होना चाहिए, दोनों की विक सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर सेकंड कैंडल ग्रीन है तो जो प्राइस है वो ऊपर की ओर जाएगा, वहीं अगर सेकंड कैंडल रेड है तो जो प्राइस है वो नीचे की ओर आएगा। अब बात करते हैं लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि है मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें एक बड़ी कैंडल जिसका कोई भी विक नहीं होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर ये कैंडल ग्रीन है तो इसके बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल मिलता है कि जो प्राइस है वो ऊपर की ओर जाने वाला है। वहीं अगर ये बड़ी सी कैंडल रेड है तो हमें एक बहुत बड़ा सिग्नल मिलता है कि जो प्राइस है वो नीचे की ओर आने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कैंडल हमें बताती है मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जिसकी कोई भी विक नहीं है और इसका साइज काफ़ी बड़ा है, तो ये हमें सिग्नल देता है कि मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में ही जाता रहेगा। वहीं अगर मार्केट नीचे आ रहा है और उसके बाद हमें एक बड़ी सी कैंडल देखने को मिलती है जिसका कलर रेड है और इसकी कोई भी विक नहीं है, तो ये हमें सिग्नल देता है कि मार्केट और नीचे आता रहेगा। इस एग्जाम्पल में एक ग्रीन कैंडल जिसकी कोई भी विक नहीं है, तो यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा। वहीं दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पर एक रेड कैंडल है और इसकी भी कोई विक नहीं है, तो यहाँ से जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे आता रहेगा। तो ये थे 8 कैंडलस्टिक पैटर्न जिनके जरिए आप प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हो। इसके बाद जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की ओर जाएगा या फिर नीचे की ओर जाएगा। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था, जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो आपको एंट्री लेने में मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको केवल इन्हीं पैटर्न के बेस पर अपनी ट्रेडिंग करनी है। आपको एक स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है जिसे हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। उसके बाद आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक कंफर्मेशन देंगे कि आप कहां पर एंट्री ले सकते हो, क्या आपको एंट्री लेनी भी चाहिए या फिर नहीं। मेरे को पता है ये 8 कैंडलस्टिक पैटर्न पहले आपको याद करने होंगे और उसके बाद जब आप इन्हें चार्ट पर ढूंढने जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू का। यहाँ पर आपको इंडिकेटर टैब में जाना है और टाइप करना है जिस भी कैंडलस्टिक पैटर्न को आप ढूंढना चाहते हो, और यहाँ पर आप उसे सर्च करोगे। उसके बाद वहाँ पर टैप करोगे और जैसे ही आप टैप करोगे तो वो सारे स्टॉक्स जहाँ पर वो पैटर्न बन रहा होगा आपको दिखने लगेगा। ट्रेडिंग 80% साइकोलॉजी और 20% स्ट्रेटजी का गेम है। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आखिरकार ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी आप बिल्ड करते हो टाइम के साथ ट्रेडिंग करते हुए। जब आप डेली या वीकली बेसिस पर ट्रेडिंग करते हो तो उस दौरान आपसे कुछ गलतियां होती है जिनका स्ट्रेटजी से कोई लेना देना नहीं होता है। ये मिस्टेक्स आप करते हो ह्यूमन इमोशंस के कारण, जो ट्रेडिंग के दौरान हम पर हावी हो जाते हैं और हमें पता होते हुए भी हम कुछ गलतियां करते हैं। लेकिन हर बार आप मिस्टेक करके ही सीखो, ये जरूरी नहीं है। आप बाकी लोगों के एक्सपीरियंस से भी ये सीख सकते हो, उन्होंने
उन्होंने पास्ट में कौन कौन सी गलतियां की जो आपको फ्यूचर में नहीं करनी है। ऐसे ही 7 साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स जो मैंने पिछले 3 सालों में की जो आपको नहीं करनी चाहिए, उनकी लर्निंग आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा जो 7th लर्निंग है वो मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग है जो मैंने पूरे 3 साल के ट्रेडिंग करियर में सीखी है, जिसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखें। इन 7 लर्निंग में से लर्निंग नंबर 1 है मैनेजिंग रिस्क। मार्केट में अगर हमारे कंट्रोल में कोई चीज होती है तो वो है पर ट्रेड हम कितना रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं प्रॉफिट को कंट्रोल करने की, जो उनके हाथ में होता ही नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपको पता होना चाहिए अगर आप गलत साबित होते हो तो आपका वहां पर मैक्सिमम लॉस कितने का होगा। आपने 100 रुपीज में एक स्टॉक बाय किया तो अब अगर प्राइस गिरता है तो आप 98 पर एग्जिट करोगे, 95 पर एग्जिट करोगे या फिर 90 पर एग्जिट करोगे। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए और जिसके लिए आपको खुद को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना है कि आप कितने तक का रिस्क मैनेज कर सकते हो। रिस्क हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है एक पर्सन 300 का रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो वही दूसरा पर्सन 3000 का रिस्क, तो कोई और 3 लाख का रिस्क लेने के लिए तैयार हो, जो डिपेंड करेगा आपकी ट्रेडिंग अमाउंट पर। लेकिन आपको ट्रेड लेने से पहले ये पता होना चाहिए अगर आपकी थीसिस गलत साबित होती है, जिस बेसिस पर आपने ट्रेड लिया, अगर वो गलत साबित होता है तो आप कब एग्जिट करोगे, आपको रिस्क कितने का लेना चाहिए, आपका टारगेट क्या होना चाहिए, उसकी बात हम पहले ही एक वीडियो में कर चुके हैं, जिस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पर हमने रिस्क मैनेजमेंट को डिटेल में डिस्कस किया है। अभी हम बढ़ते हैं लर्निंग नंबर 2 की ओर, जो कि है यू डोंट हैव टू ट्रेड एवरी डे। ज्यादातर ट्रेडर्स डेली 9 बजे लैपटॉप के आगे बैठ जाते हैं ट्रेड करने के लिए और उनका मकसद होता है कुछ भी करके डेली ट्रेड करना, चाहे उन्हें उनके सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड मिले या नहीं, उन्हें बस डेली प्रॉफिट करना है, जो बिल्कुल गलत है। आपको ट्रेड करना है जब आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिले, जो आपको हर रोज नहीं मिलेगी। आपको ट्रेड तभी लेना है जब मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, ना कि तब जब आपका मन करे, और मार्केट आपको डेली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, ये आपको मान के चलना है। जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको तभी ट्रेड करना है। पहले से प्री प्लान माइंडसेट के साथ आपको नहीं जाना है कि आज तो आपको ट्रेड करना ही करना है, आज तो आपको इतना प्रॉफिट कमाना ही कमाना है। इससे आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ होती है और आप ऐसी ट्रेड भी ले लेते हो जहां पर एक्चुअल में आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। लर्निंग नंबर 3, एक्सेप्ट और अडॉप्ट टू द मार्केट। ये लाइन आपने कई बार सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट कई बार अप ट्रेंडिंग होगा तो कई बार डाउन ट्रेंडिंग होगा, तो कभी कभी साइडवेज भी होगा, जिसमें प्राइस एक बैंड के अंदर ही मूव करता रहेगा, ना तो उसके ऊपर जाएगा और ना ही उसके नीचे। आपको समझना है आपकी जो स्ट्रेटजी है वो कौन से मार्केट में काम करती है, अप ट्रेंडिंग में, डाउन ट्रेंडिंग में या फिर साइडवेज मार्केट में। मार्केट के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटजी भी चेंज करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्ट्रेटजी सही से काम करती है अप ट्रेंडिंग मार्केट में, लेकिन जैसे ही मार्केट शिफ्ट होगा अप ट्रेंडिंग मार्केट से डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में, तो सबसे पहले आपको इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज करना है कि ओके मार्केट अभी डाउन ट्रेंडिंग है, और उसके बाद आपको एक्सेप्ट करके अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी है और इस बात को ध्यान में रखना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। लर्निंग नंबर 4, सिस्टम वर्क्स, ह्यूमन फेल्स। जब भी बात ट्रेडिंग की आती है तो स्ट्रेटजी 99% लोगों को पता होती है, रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम भी उन्हें पता होता है, फिर भी 89% लोग सेबी के अकॉर्डिंग हर साल लॉस में होते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है ह्यूमन इमोशंस। फॉर एग्जाम्पल, 99.99% लोगों को पता है हेल्थी रहने के लिए 2 चीजें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला डेली एक्सरसाइज और दूसरा अच्छी डाइट, लेकिन कितने लोग इसे फॉलो कर पाते हैं? सेम चीज अप्लाई होती है ट्रेडिंग पर। सबको पता है अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उन्हें एग्जिट करना चाहिए। 100 पर अगर उन्होंने कोई ट्रेड लिया है और उनका रिस्क 3 रुपए का है तो 97 पर उन्हें एग्जिट कर जाना चाहिए, लेकिन 90% लोग ऐसा नहीं करते, वे इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट इसके बाद वापस रिकवर होगा,
फिर उनका स्टॉक प्राइस 95 पर जाता है, 90 पर जाता है, 80 पर जाता है, 70, 60, तब जाकर वे एग्जिट करते हैं। और जो लॉस केवल उन्हें 3 रुपए का हो सकता था वो अभी उन्हें हुआ है 40 रुपए का। इसका उल्टा प्रॉफिट के साथ वे करते हैं। हमने पिछली वीडियो में सीखा था रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:2 का होना चाहिए। तो अगर आपने 3 रुपए का रिस्क लिया है तो आपका रिवॉर्ड होगा 6 रुपए का। यानी अगर 100 में आपने ट्रेड लिया तो आपको 106 रुपए में एग्जिट करना है। लेकिन जैसे ही उन्हें 2 रुपए का प्रॉफिट होगा तो वे 102 रुपए में ही प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि वहां पर भी उन्हें लगता है हो सकता है मार्केट यहां से वापस नीचे आ जाए, और इसी डर के कारण वे अपना प्रॉफिट छोटा बुक करते हैं जबकि लॉसेस बड़े बड़े बुक करते हैं। और मार्केट में आपको करना उल्टा होता है, आपको लॉस छोटे से छोटा रखना है और प्रॉफिट बड़े से बड़ा। बात तो सही है। खुद आपको क्या लगता है? आपका ट्रेड उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, आपका सिस्टम क्या कहता है, आपको कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, वो सिस्टम के बेस पर होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी के बेस पर होना चाहिए, ना कि आपको क्या लगता है उसके बेसिस पर। क्योंकि आपको लग तो ये भी सकता है कि डेली जंक फूड खाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा वो आपको भी पता है। लर्निंग नंबर 5, अनरियलिस्टिक गोल्स। कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था, मेरे पास 10,000 रुपए की कैपिटल है और मुझे 2,000 रुपए डेली कमाना है, वो भी ट्रेडिंग करके। 2,000 जो 20% होता है 10,000 का। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में अगर 20% का मूवमेंट एक दिन के अंदर ही होता है तो सेबी उसके ट्रेडिंग को उस दिन के लिए या एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए बैन कर देती है। तो इस प्रकार से अनरियलिस्टिक गोल रखना आपको भारी पड़ सकता है। एक्सपर्ट ट्रेडर जिन्हें मार्केट में 10 से 12 साल हो चुके हैं वो भी महीने का 10 से 12% प्रॉफिट कमाकर भी सेटिस्फाई रहते हैं। तो आप वो प्रॉफिट जो एक एक्सपर्ट ट्रेडर महीने का कमा रहे हैं डेली का कैसे कमा सकते हो? आपका गोल होना चाहिए अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज करने पर। अगर आपने 10 ट्रेड लिए हैं तो हो सकता है पहली बार आपकी 6 ट्रेड गलत जाएं और 4 ही ट्रेड सही हो। तो आपको कोशिश करनी है कि नेक्स्ट टाइम आपके 5 ट्रेड सही जाएं और 5 ही गलत जाएं। उसकी अगली बार आपको अपनी एक्यूरेसी परसेंटेज को इंक्रीज करने पर फोकस करना है। आपका जो एक्यूरेसी लेवल है वो 70 to 80% पहुँचे 40 to 50% से। और आपका गोल प्रोसेस को इम्प्रूव करने पर होना चाहिए, ना कि रिजल्ट पर, क्योंकि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है आपकी प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना, अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करना, रिस्क मैनेज करना। ये चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, ना कि प्रॉफिट। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। लर्निंग नंबर 6, वैल्यू ऑफ जर्नलिंग। कल्पना करो 2 लोग जंगल में जाते हैं। पहला व्यक्ति जिस रास्ते पर जा रहा है वो उस पाथ को नोट डाउन कर रहा है, कुछ सिग्नल्स मार्क कर रहा है, जिससे कि जब वो वापस आए तो उसे पता हो वो किस रास्ते से जंगल गया था। जबकि दूसरा व्यक्ति चले जा रहा है, बहुत तेजी के साथ जा रहा है और ना तो वो पाथ को नोट डाउन कर रहा है और ना ही कोई सिग्नल मार्क कर रहा है। तो क्या होगा? इन दोनों में से कौन घर वापस आ पाएगा? ऑफ कोर्स पहला वाला व्यक्ति जो नोट डाउन कर रहा है, जो सिग्नल्स मार्क कर रहा है, उसे पता है वो किस रास्ते पर जा रहा है। इसी प्रकार से ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करने पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है जो भी ट्रेड आप ले रहे हो आपने वो किस स्ट्रेटजी के बेस पर लिया, आपका विनिंग परसेंटेज क्या है, आप जिस स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हो वो इफेक्टिव है भी या नहीं, क्या आपको स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है या फिर आपकी साइकोलॉजी में गड़बड़ है, किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, कौन सा इंडिकेटर आप एक्स्ट्रा यूज कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजी के अंदर, वो आपको पता करना होता है इस प्रोसेस के दौरान। और वो आपको तभी पता लगेगा जब आप करोगे जर्नलिंग। तो इसीलिए ट्रेडिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है जर्नलिंग। ये चीज आप एक्सेल पर भी कर सकते हो या फिर नोटबुक पर नोट डाउन करके भी कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए पिछले क्वार्टर में आपका विनिंग परसेंटेज क्या था, आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आपको ईयर एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ,
और वीकली संडे को आपको जो आपकी जर्नल है उसे रिव्यू करना है, ताकि आगे चलकर जो पास्ट में आपने गलतियां की उन्हें इम्प्रूव कर सको, ना कि उन्हें बार बार दोहराते रहो। लर्निंग नंबर 7 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो आपको सीखनी चाहिए, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर मैं फिजिक्स वाला की बात करूं तो आज फिजिक्स वाला को सभी लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत की थी 9 साल पहले 2014-15 में, और जो सक्सेस उन्हें पिछले 3 सालों में मिली है वो कई गुना है उनकी स्टार्टिंग के 6 सालों के। तो उनकी सक्सेस के पीछे क्या रीजन है? पहला, कंसिस्टेंट लर्निंग। दूसरा, करेज। उनके पाथ में कई सारी प्रॉब्लम्स आई, कई सारे टीचर्स उन्हें छोड़ के गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे लगातार अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने फोकस किया अपने काम पर। उनका काम था एजुकेशन को कम से कम फीस में लोगों तक प्रोवाइड करना, और वो उन्होंने किया। स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन कम से कम प्राइस पर प्रोवाइड करवाई। सेम चीज आपको फॉलो करनी होती है ट्रेडिंग पर। आपका फोकस होना चाहिए प्रोसेस को इम्प्रूव करने पर, ना कि रिजल्ट पर, और किस तरीके से आप अपनी गलतियों से सीख सकते हो, और जो आपका लॉन्ग टर्म विजन है यानी इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट करना, उसे आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में कुछ लॉसेस हो, लेकिन उन लॉसेस से आपको क्या सीख मिली? क्या आपकी साइकोलॉजी में गड़बड़ थी या फिर आपकी स्ट्रेटजी ही गलत थी? जब आप इन चीज़ों को इम्प्रूव करते हो तब जाकर आप लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हो। और आपका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म विजन पर होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म विजन पर, जिसके लिए आपको अपनी जर्नल को बार बार रिव्यू करना होगा। चाहे हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की या फिर स्विंग ट्रेडिंग की, चार्ट पैटर्न को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही चार्ट पैटर्न आपको सिग्नल देते हैं कब आपको किसी स्टॉक को बाय करना है और कब सेल करना है। चार्ट पैटर्न के बेस पर आप किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, उसको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, रिवर्सल पैटर्न, यानी ऐसा पैटर्न जिसके बनने के बाद मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट अभी अप ट्रेंड में है तो रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पैटर्न, कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, यानी वो चार्ट पैटर्न जिसके बनने के बाद मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। अगर मार्केट अप ट्रेंडिंग है और आपको दिखता है कि वहाँ पर कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बना है तो मार्केट अप ट्रेंड में ही चलता रहेगा। इसी प्रकार से मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न बनता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। और लास्ट आता है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न, यानी ऐसे चार्ट पैटर्न जिसके बाद ये पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। और न्यूट्रल चार्ट पैटर्न जब भी बनता है तो जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं वे उस समय ट्रेड लेना अवॉइड करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स की। वे कौन से पैटर्न्स हैं जिसके बेस पर आप ये पता लगा सकते हो कि यहाँ से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगा। रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंदर पहला चार्ट पैटर्न आता है डबल टॉप पैटर्न। जब भी आप ट्रेंड के दौरान मार्केट हायर हाई बनाता है, लेकिन लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान मार्केट नीचे आता है फिर वापस ऊपर जाता है, पर इस बार मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किए बिना वापस आ जाता है। इसमें मार्केट अपने प्रीवियस हाई पर रेजिस्टेंस फेस करता है। इस प्रकार से हमें सेम रेजिस्टेंस पर डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है, जो हमें सिग्नल देता है प्रीवियस ट्रेंड एंड होकर जो नया ट्रेंड है डाउन ट्रेंड वो बनना स्टार्ट हो गया है और वो यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है। और जब हम इस लो लेवल से सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। और जो ये सपोर्ट वाली लाइन है इसे हम नेक लाइन बोलते हैं। और जब ये नेक लाइन ब्रेक होता है तब हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर हम ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेते हैं। और जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक पर एंट्री लेते हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादातर ट्रेडर्स ब्रेकआउट होते ही एंट्री ले लेते हैं, लेकिन जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वे वेट करते हैं कि कब पुल बैक हो और वापस से जो प्राइस है वो इस नेक लाइन को टच करे, और जब वो वापस डाउन की ओर आता है तब जाकर वे यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। अगेन हर बार मार्केट पुल बैक नहीं होता है, इसीलिए जो नए ट्रेडर्स होते हैं वे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने के लिए पुल बैक का वेट नहीं करते, लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं
उनके अंदर पेशेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वे पुल बैक का वेट करते हैं और कई बार इस चक्कर में उनसे कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ छूट जाती हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उन्हें इस अपॉर्चुनिटी के छूटने का कोई रिग्रेट नहीं होता। लेकिन जब भी यहाँ से मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करता है, तो उस समय जो टारगेट की हिट होने की प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है वो है वॉल्यूम। कितने लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पता लगता है हमें वॉल्यूम से। सो वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके टारगेट हिट होने के। इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि हमें कैसे पता लगेगा वॉल्यूम ज़्यादा है या कम। तो ट्रेडिंग व्यू पर आप यहाँ पर इजीली देख सकते हो, अगर यहाँ पर आपको डेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है तो वॉल्यूम हाई है, और लो देखने को मिलती है तो वॉल्यूम कम है। इसके बाद स्टॉप लॉस आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस का डबल आपको प्रॉफिट रखना है, जो आप रख सकते हो इस डिस्टेंस के इक्वल, यानी नेकलाइन और रेजिस्टेंस के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा, और इसका हाफ आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है, यानी 1:2। नेक्स्ट पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न। डाउन ट्रेंड के दौरान जब मार्केट सपोर्ट लेकर थोड़ा ऊपर आता है, देन मार्केट फिर से नीचे आता है, बट इस बार अपने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाता और फिर से प्रीवियस सपोर्ट पर जाकर वापस आने लगता है। तो इस प्रकार से मार्केट सेम सपोर्ट लेवल पर डबल बॉटम पैटर्न बनाता है, और जब हम दोनों बॉटम से टच करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसे नेक लाइन कहते हैं। अगेन जब मार्केट नेक लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट रेट ले सकते हैं या फिर रीटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं, और आप रीटेस्ट पर ट्रेड ले सकते हो, जिससे हमारे ट्रेड कम हो जाएंगे अगर हम हर बार रीटेस्ट पर ट्रेड लेते हैं। लेकिन इससे जो आपकी एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेकलाइन से सपोर्ट तक का जो डिस्टेंस है उसका हाफ हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो डिस्टेंस है उतना हमारा प्रॉफिट हमें यहाँ पर रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की, तो ये है ट्रिपल टॉप पैटर्न। अब ट्रेंड में जब मार्केट 3 बार सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर रिजेक्ट होकर वापस आता है, इस प्रकार से हमें ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब जब हम बॉटम को लेते हुए एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमें एक लाइन मिलती है जिसे हम नेक लाइन बोलते हैं, और जब कैंडल इस नेक लाइन को ब्रेक कर देती है तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर कहीं होगा, और टारगेट आपको स्टॉप लॉस का डबल रखना है, या फिर नेकलाइन और रेजिस्टेंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपको अपना प्रॉफिट रखना है, और उसका हाफ आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगेन इस प्रकार से आप रीटेस्ट का वेट भी कर सकते हो और रीटेस्ट पर भी ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट पैटर्न है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पर 3 बार रिजेक्ट होकर ऊपर चला जाता है। इस प्रकार से हमें ट्रिपल बॉटम देखने को मिलता है। इन हाइज पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम नेक लाइन बोलते हैं। अगर जब भी नेक लाइन को प्राइस ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। नेक लाइन और सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस आपका टारगेट होगा, और इसका हाफ आपका स्टॉप लॉस। इसमें भी आप रिटेस्ट का वेट कर सकते हो या फिर यहीं पर ट्रेड ले सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर। आपको ज़्यादा ट्रेड लेना पसंद है या फिर आपको ऐसे ट्रेड लेना पसंद है जहां पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पैटर्न राइजिंग वेज पैटर्न। जब अप ट्रेंड के दौरान हमें 2 ट्रेंड लाइन सेम डायरेक्शन में मूव करते हुए मिलते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आगे बढ़ते हुए ये दोनों लाइन एक दूसरे के पास आती रहती हैं, तो हम इसे राइजिंग वेज बोलते हैं। इसमें जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है वो काफ़ी तेज होती है। सो जब भी ये पैटर्न बनता है तो हमें वॉल्यूम में कमी देखने को मिलती है। इसके बाद जब भी कोई कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है तो वॉल्यूम को कंफर्म करते हुए हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो और उसका डबल अपना टारगेट रख सकते हो। नेक्स्ट चार्ट पैटर्न फॉलिंग वेज। फॉलिंग वेज पैटर्न। जब डाउन ट्रेंड के दौरान 2 ट्रेंड लाइन नीचे की ओर जाते वक्त एक दूसरे के पास आती हैं तो हमें इस प्रकार का फॉलिंग वेज पैटर्न देखने को मिलता है। इस पैटर्न के बनते वक्त भी वॉल्यूम कम हो जाता है, और जब हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है जिसके साथ ही आपको वॉल्यूम भी देखना है कि ये बढ़ रहा है या नहीं। अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और आपको ब्रेकआउट देखने को भी मिलता है तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। अगेन स्टॉप लॉस और टारगेट आपको राइजिंग वेज पैटर्न की तरह ही रखना है।
जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये चार्ट पर आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है और ये इसका राइट शोल्डर है और बीच में इसका हेड। ये देखने में कुछ ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान का ऊपरी हिस्सा हो, इसीलिए इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अब देखते हैं ये फॉर्म कैसे होता है। जब पास्ट में प्राइस हायर हाई बना रहा था बट लेटेस्ट में प्राइस हायर हाई बनाने में फेल होता है और एक लोअर लो बनाता है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर प्राइस प्रीवियस प्राइस तक पहुँचने से पहले ही नीचे चला जाता है। इस प्रकार से हमें लेफ्ट शोल्डर, हेड और जब राइट शोल्डर फॉर्म हो जाता है तब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। इस पैटर्न में आपको दो बातों का ध्यान रखना है, कोई भी शोल्डर हेड से बड़ा नहीं होना चाहिए और दूसरा दोनों की हाइट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कभी राइट शोल्डर बड़ा हो सकता है तो कभी लेफ्ट शोल्डर बड़ा हो सकता है। जब भी ये पैटर्न बनता है तो हमें दो स्विंग लो मिलते हैं और जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो एक लाइन बनती है, इसे हम नेक लाइन बोलते हैं। और जब भी प्राइस इस नेक लाइन को ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो या फिर रीटेस्ट का वेट करके जब रीटेस्ट होता है उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। अब राइट शोल्डर का जो हाई है और नेक लाइन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका टारगेट होगा और इसका हाफ आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, ट्रेडिंग में हेड एंड शोल्डर पैटर्न हर बार आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, तो उस टाइम आप इस प्रकार से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो जो नेक लाइन का काम करेगी। और इसमें भी जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तब आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है या फिर रिटेस्ट का वेट करके जब रिटेस्ट होता है उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की, तो वो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये बिल्कुल उल्टा होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के, जो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस लोअर लो बनाता है बट रिसेंट चार्ट में प्राइस अपने लो को ब्रेक करने में फेल हो जाता है और लोअर लो की जगह हायर लो बनाता है, तब हम इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इसमें हम इन दो हाई को कनेक्ट करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम कहते हैं नेक लाइन। देन नेक लाइन की ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेते हैं या फिर रिटेस्ट का वेट करके हम रिटेस्ट पर ट्रेड ले सकते हैं। अगेन हर बार आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, वहाँ पर आप ट्रेंड लाइन का यूज करके हायर हाई को कनेक्ट कर सकते हो और अगेन जो ट्रेंड लाइन आपको मिलेगी वो आपका नेकलाइन का काम करेगी। इस वीडियो में हमने रिवर्सल पैटर्न की बात की। वे कौन कौन से चार्ट पैटर्न हैं जिनके बनने के बाद जो मार्केट का प्राइस है वो रिवर्स हो जाता है, यानी अगर पहले अप ट्रेंड चल रहा था तो इन चार्ट पैटर्न के बनने से मार्केट का जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो जाता है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा था तो इन चार्ट पैटर्न्स के बनने के बाद मार्केट अप ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो जाता है। हम बात करेंगे कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न की, जिसमें पहला पैटर्न है बुलिश फ्लैग पैटर्न, जिसमें एक शार्प अप ट्रेंड के बाद जब मार्केट करेक्ट होता है और करेक्शन के दौरान हमें दो पैरेलल लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलती है कुछ इस प्रकार से, तो हम इसे बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। ये शार्प अप ट्रेंड पोल और ट्रेंड लाइंस फ्लैग को फॉर्म करते हैं, जिसके चलते इस पैटर्न को बुलिश फ्लैग कहते हैं। और इसमें जब मार्केट ऊपर की ओर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पर बाई करते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर या फिर सपोर्ट वाली लाइन पर भी ले सकते हो। अगेन आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है, जिसकी बात हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट पैटर्न है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। जब एक शार्प डाउनवर्ड मूव के बाद मार्केट करेक्ट होना स्टार्ट होता है और करेक्शन के दौरान हमें ट्रेंड लाइंस ऊपर की साइड कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, तो ये पैटर्न कहलाता है बेयरिश फ्लैग पैटर्न। इसमें ये शार्प मूव पोल को और ट्रेंड लाइंस फ्लैग को फॉर्म करते हैं। इसमें डाउनफॉल के वक्त हाई वॉल्यूम होता है और करेक्शन के दौरान लो वॉल्यूम होता है। इसमें जब कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है तो आप ट्रेड ले सकते हो। अगेन रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम आपको सेम ही रखना है 1:2। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो वो है बुलिश पीनट पैटर्न। ये पैटर्न सिमिलर होता है बुलिश फ्लैग पैटर्न के, बस बुलिश फ्लैग पैटर्न में हमें दो पैरेलल ट्रेंड लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलती है, जबकि बुलिश पीनट पैटर्न के वक्त हमें दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हुए दिखती हैं। बाकी सारा कॉन्सेप्ट बुलिश फ्लैग पैटर्न की तरह ही है, जिसे हम डिटेल में पहले ही समझ चुके हैं। नेक्स्ट पैटर्न की बात करें तो वो है बेयरिश पीनट पैटर्न। ये भी सेम बेयरिश फ्लैग पैटर्न की तरह है, बस इसमें हमें
शार्प डाउनवर्ड मूव के बाद दो अपोजिट ट्रेंड लाइन मिलती है और जब मार्केट ट्रेंड लाइन से नीचे की ओर ब्रेकआउट देता है तब हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं। और अगेन आपको रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखना है। अगला पैटर्न है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अप ट्रेंड के दौरान जब प्राइस सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को फेस करके हर बार नीचे आता है तो वो नीचे आता है लेकिन सेम लेवल ऑफ सपोर्ट तक नहीं जा पाता। यहाँ पर हमें हायर लोज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जब हम हायर लेवल पर रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन हमें मिलती है और लोज को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हमें असेंडिंग लाइन मिलती है। तो हमारा कुछ इस प्रकार का ट्रायंगल फॉर्म होता है जिसे हम असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। इस पैटर्न में हमें पता लगता है सेलर्स धीरे धीरे वीक हो रहे हैं और बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, यानी बायर्स स्ट्रांग हैं। तो जब भी प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर बाई ट्रेड ले सकते हैं। टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपको अगेन 2:1 का रखना है। नेक्स्ट पैटर्न डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस सेम लेवल ऑफ सपोर्ट पर मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होकर वापस आता है लेकिन हर बार जब भी प्राइस ऊपर आता है तो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार से हमें लोअर हाइस का पैटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं और डिसेंडिंग रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगेन हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिससे हमें पता लगता है यहाँ पर बायर्स वीक हैं और प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, जबकि जो सेलर्स हैं वे बायर्स पर बार बार हावी हो रहे हैं। तो जब प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर वॉल्यूम को कंफर्म करते हुए ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। अगला पैटर्न बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न। जब अप ट्रेंड के दौरान मार्केट कंसोलिडेट करता है यानी सेम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से वापस आता है, सपोर्ट को टच करते हुए फिर से वापस जाता है, ऊपर रेजिस्टेंस से फिर वापस आता है, तो कुछ इस प्रकार का पैटर्न हमें देखने को मिलता है जो कि एक फ्लैट लेवल ऑफ सपोर्ट एंड फ्लैट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनाता है। तो इसे हम बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। इसमें जब प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम वॉल्यूम को कंफर्म करते हुए ब्रेकआउट पर ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ भी प्रॉफिट के लिए रिस्क रिवॉर्ड आपको 1:2 का रखना है। अगला पैटर्न बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न। डाउन ट्रेंड के दौरान जब मार्केट कंसोलिडेट करता है और इस कंसोलिडेशन पीरियड के दौरान जब हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल मिलते हैं तो हम इस पैटर्न को बियरिश रेक्टेंगल पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद अगर प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो हम वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेकर शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। बात करते हैं अगले पैटर्न की, जो कि मेरा फेवरेट पैटर्न भी है और इस पैटर्न में आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छे ट्रेड मिलते हैं, जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न। अप ट्रेंड के दौरान मार्केट थोड़ा नीचे आता है, नीचे आने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, अपने प्रीवियस हाई को टच करता है, जो एक कप का शेप हमें नजर आता है। ये कुछ यू शेप की तरह भी होता है। अभी तक हमारा कप बन चुका है, अब बारी है हैंडल की। तो प्राइस फिर से नीचे आता है और फिर से अपने प्रीवियस हाई को टच करता है, जो हैंडल की शेप में होता है। अगेन आपको ध्यान रखना है जो पहले वाला शेप होगा यानी कप का शेप वो बड़ा होगा कंपेयर टू हैंडल के शेप के। जब प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो वहां पर हम ट्रेड लेते हैं और ये पैटर्न आपको प्रेजेंट टाइम में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बनता हुआ नजर आ रहा होगा, जहां पर कप बन चुका है और हैंडल बन रहा है। इसमें आप रेजिस्टेंस लाइन से बॉटम तक का जो डिस्टेंस है उतना अपने लिए ऊपर टारगेट रख सकते हो। इस पैटर्न में आपको बड़े मूव पकड़ने का मौका मिलता है और सिंगल ट्रेड में ही आप 60 to 80% का प्रॉफिट भी कमा सकते हो। अगेन क्योंकि यहाँ पर आपका प्रॉफिट ज़्यादा है तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो 1/4 रखना है अपने टारगेट के। यानी अगर आपने 80% का प्रॉफिट रखा है तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो रेजिस्टेंस लाइन के 20% नीचे होगा। कंटिन्यूएशन पैटर्न के बाद अब हम बात करेंगे न्यूट्रल पैटर्न्स की, यानी ऐसे पैटर्न जिसके बाद ये डिसीजन लेना
प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसमें हमारा पैटर्न आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन बनाने पर कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। इसमें प्राइस वाइड रेंज से नैरो रेंज में शिफ्ट होता है और इसमें प्राइस जिस भी लाइन को ब्रेक करता है, अगर ये सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगा तो हम शॉर्ट करेंगे और अगर ये रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे। अगेन यहाँ पर भी आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। कुछ लोगों को ये पैटर्न पीनट पैटर्न की तरह लग सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर अप ट्रेंड के बाद ये पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। जबकि अगर हम बात करें सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की तो यहाँ पर कोई शार्प अप ट्रेंड नहीं है। इसके अलावा जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न होता है वो काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के बाद इस प्रकार के शेप में आता है। जबकि अगर हम बात करें पीनट पैटर्न की तो वहाँ पर बहुत कम टाइम पीरियड में ही ये पैटर्न आपको बनता हुआ नजर आएगा। और जब भी आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ नजर आता है तो वहाँ पर आपको वेट करना है जब तक कि प्राइस अपने सपोर्ट लाइन या फिर रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक ना कर दे। इस वीडियो में बताए गए पैटर्न्स की प्रैक्टिस आप पेपर ट्रेडिंग में कर सकते हो। आप में से कई सारे लोगों का सवाल होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग FNO सीखने का बेस्ट तरीका क्या है। तो प्रीवियस वीडियो में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, जिसमें हमारा कंक्लूजन निकल कर आया था पेपर ट्रेडिंग, जिसे कुछ लोग वर्चुअल ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसमें आपको 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का वर्चुअल मनी दिया जाता है जो फेक होता है। उससे आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां पर आप एक्चुअली रियल मार्केट में आपके द्वारा लगाए गए पैसे के मूवमेंट को देख सकते हो। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की थी उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, और कोई भी स्ट्रैटेजी जो आपको रियल मार्केट में यूटिलाइज करनी है उससे पहले आप पेपर ट्रेडिंग में यूज करके चेक कर सकते हो। हालांकि इंडिया में कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं पेपर ट्रेडिंग करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मनी कंट्रोल का मनी भाई, लेकिन ये आपको केवल वेब वर्जन में मिलेगा, इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। इसी प्रकार से दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट मार्केट, नियो स्टॉक्स, ट्रेडिंग व्यू, सेंसिबल और फ्रंट पेज जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म जहां पर आप फ्री में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। फ्री लेकिन इनमें से ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें आपको लैगिंग की प्रॉब्लम मिलेगी, या फिर कई सारे प्लेटफॉर्म्स काम सही से करते हैं लेकिन वहां पर आपको बहुत सारे एड्स दिखाए जाते हैं जो कि अगेन आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे जो बेस्ट ऐप मिला जिस पर आज हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं वो है फ्रंट पेज। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे फ्रंट पेज एप्लीकेशन पर वीडियो बनाने के लिए कोई पैसा नहीं मिला है, लेकिन फ्रंट पेज का मैनेजमेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ 3 मिस्टेक्स भी शेयर करूंगा जो ज़्यादातर बिगनर्स करते हैं पेपर ट्रेडिंग में, जिसके कारण वे पेपर ट्रेडिंग में तो भले ही प्रॉफिटेबल हो जाते हैं लेकिन कभी भी रियल मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं होते। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट पेज एप्लीकेशन की। ये आपको 10 लाख रुपए वर्चुअल मनी प्रोवाइड करता है, जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, FNO कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, जो कि फेक मनी होता है। लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपनी कोई भी स्ट्रेटजी प्रैक्टिस करके बाद में उसे रियल मार्केट में रियल मनी के साथ अप्लाई कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग फ्रंट पेज ऐप पर करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है फ्रंट पेज स्टॉक मार्केट क्लब। अगर आपको प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन नहीं मिलती है तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उसके बाद जब आप इसे ओपन करोगे तो ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिससे आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा और उसके बेसिस पर आपकी एक ID क्रिएट की जाएगी। उसके बाद पेपर ट्रेडिंग के लिए आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलता है, जहां पर आपको 10 लाख का वर्चुअल मनी प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप ट्रेडिंग, FNO, इन्वेस्टिंग कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ट्रेड लेते हो तो वो आपको पोजीशंस इस वाले टैब में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन भी मिलेगा, जहाँ पर आप अपने फेवरेट स्टॉक्स को ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक दिन पहले आप ये सेट करके रख सकते हो कि कल मुझे कौन कौन से स्टॉक्स पर ट्रेडिंग करनी है, तो उन स्टॉक्स को आप
वॉच लिस्ट में सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको IRFC शेयर यहाँ पर ऐड करना है तो नीचे आप सर्च का ऑप्शन देखोगे तो और वहाँ पर सर्च करोगे IRFC, फिर प्लस पर क्लिक करके इसे आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पर आपको IRFC देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे बाय कर सकते हो। मान लो मुझे इसे बाय करना है तो कितना शेयर यानी क्वांटिटी आपको यहाँ पर फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल हम फिल कर देते हैं 10। इधर आपको ऑप्शन मिलेगा एंट्री का, यानी अगर अभी प्राइस 101 रुपये चल रहा है और आप चाहते हो जब इसका प्राइस 100 रुपये हो जाए तब मैं इसे बाय करूं, तो आप इसे यहाँ पर पहले से ही 100 फिल कर सकते हो। जैसे ही इसका प्राइस 100 पर जाएगा आपका शेयर ऑटोमेटिकली परचेज हो जाएगा। यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इंट्राडे करना है। टुमारो के लिए आपको ट्रेडिंग करनी है, 1 वीक के लिए करनी है, 1 मंथ के लिए करनी है या फिर 1 साल के लिए ट्रेडिंग करनी है। सो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो वहाँ पर आपको आज ही स्टॉक को बाय भी करना होगा और आज ही सेल भी करना होगा। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी इसे चूज कर सकते हो, 1 वीक, 1 मंथ, और इन्वेस्टिंग के लिए भी चूज कर सकते हो, जहाँ पर आप अगले 1 साल के लिए अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को बाय कर सकते हो। बाकी ऑप्शन भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना है, देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपको इस स्टॉक को मार्केट प्राइस पर ही लेना है तो आप एंट्री पर जो आपने अमाउंट लिखा है उसे हटा सकते हो और देन सबमिट पर क्लिक करके आप पोजीशन वाले ऑप्शन में देख सकते हो आपका PNL स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप पोजीशन वाले टैब में अपने स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो। आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, कितने का आपको प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले टैब में आपकी परफॉर्मेंस देखने का भी ऑप्शन आपके पास होता है। जो भी ट्रेड आपने पास्ट में लिए होंगे, उन पर प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर ट्रेडिंग करते करते आपका अकाउंट 0 हो जाता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे रीसेट कर सकते हो। आपको 10 लाख रुपए का अमाउंट दोबारा से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रीसेट पर क्लिक करना है, देन कन्फर्म पर क्लिक करना है, जिसके बाद फिर से आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाएंगे। यहाँ से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, FNO कर सकते हो, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, वो भी फ्री में, वो भी 10 लाख के अमाउंट के साथ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप चाहे यहाँ पर कितना ही प्रॉफिट क्यों ना कमा लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं इसका एक फ़ायदा भी है, अगर आपको यहाँ पर लॉसेस भी होते हैं तो आपका कोई अमाउंट आपकी जेब से नहीं जाएगा। सो इस एप्लीकेशन का यूज़ आप कर सकते हो पेपर ट्रेडिंग के लिए। लेकिन कुछ लोग पेपर ट्रेडिंग तो करेंगे पर कुछ गलतियाँ भी करेंगे, जिसमें से 3 सबसे बड़ी गलतियाँ बिगिनर्स करते हैं जो आपको नहीं करनी है अगर आपको एक्चुअल मार्केट में रियल मनी के साथ प्रॉफिट कमाना है। पहली गलती, प्ले इट लाइक ए गेम। वे इसे एक गेम की तरह देखते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी सेल कर देते हैं। कुछ भी बाई करना और कुछ भी सेल करना ट्रेडिंग नहीं होता। आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, वो स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी है इस एप्लीकेशन पर वर्चुअल मनी के साथ। और अगर वर्चुअल मनी के साथ आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाते हो, आपको दिखता है पिछले 1 महीने में आप प्रॉफिटेबल हो, 1 क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हो, तब जाकर आप रियल मार्केट में रियल मनी के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो। लेकिन अगर आप पेपर ट्रेडिंग में कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आपको लॉस होता है तो आप रीसेट पर क्लिक करके दोबारा से अपने अमाउंट को वापस ले आते हो। आपको कोई एक्चुअल लॉस तो हो नहीं रहा है और किसी महीने गलती से आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो और आपको लगने लगता है अब तो आपको ट्रेडिंग आ चुकी है, और इस बेसिस पर आप रियल मार्केट में रियल मनी के साथ आते हो तो आपको लॉसेस ही होंगे। दूसरी गलती जो आप कर सकते हो वो है ट्रेडिंग करना, वो भी बिना सीखे। बिना सीखे कुछ भी करना आपके लिए रिस्की होता है, चाहे वो ट्रेडिंग करना हो, कार चलाना हो, कोई भी काम जो भी आप बिना सीखे करते हो वो एक्चुअल में जुआ होता है। वर्चुअल ट्रेडिंग करने से पहले भी आपको सीखना है कि किस प्रकार से ट्रेडिंग की जाती है, ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज का यूज किया जा सकता है। उसके बाद आपको खुद की अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है जिसकी बेसिस पर आप ट्रेडिंग करोगे। अगर आपको कंप्लीट ट्रेडिंग सीखना है तो उस पर हम एक प्लेलिस्ट पहले ही बना चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से पहले आप
ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ट्रेडिंग होती क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, वो सीखोगे और उसके बाद ही पेपर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करोगे। तीसरी गलती, डोंट थिंक लाइक इट्स अ रियल मनी। हालांकि ये फेक मनी है, लेकिन आपको इसे रियल मनी की तरह ही ट्रीट करना है, ताकि जब आप रियल मनी से ट्रेड करना स्टार्ट करो तो जो फियर होता है और जो एक्साइटमेंट होती है, जिसके कारण आपकी साइकोलॉजी गड़बड़ होती है रियल मार्केट में, वो सारी चीज़ें आपके साथ पेपर ट्रेडिंग के दौरान ही हो जाए, ताकि आपको रियल मार्केट में रियल मनी के साथ लॉसेस कम से कम हो। तो आपको ये 3 गलतियां नहीं करनी है जो ज़्यादातर बिगिनर्स करते हैं। इसके अलावा पेपर ट्रेडिंग से अपनी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप रियल मार्केट में रियल मनी के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो वहाँ पर आपको कम से कम लॉसेस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में वन ऑफ द हाईएस्ट विनिंग रेट वाली स्ट्रेटजी की बात आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसको मैं पर्सनली भी यूज करता हूं। स्ट्रेटजी का नाम है मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। पर वेट, इससे पहले आप कमेंट बॉक्स में लैगिंग स्ट्रेटजी लिखो या वीडियो को क्विट करो। ये स्ट्रेटजी यानी मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, मैं आपको सिंपल इंडिकेटर बताकर ट्रेड करने के लिए नहीं कहने वाला हूँ। इस वीडियो में हम इसके सिंपल वर्जन के साथ साथ एडवांस वर्जन को भी सीखेंगे, जो आपको अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स पेड कोर्सेज में सिखाते हैं। मैं पैसे तो नहीं लूंगा, बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहूंगा, ताकि आपसे आने वाली वीडियोस मिस न हो। मैकडी स्ट्रेटजी आई थिंक इंट्राडे के लिए इजीएस्ट और सभी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट, कमोडिटी मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में काम करने वाली स्ट्रेटजी है, लेकिन ये इफेक्टिव तरीके से तभी काम करती है जब आपको इसका एडवांस वर्जन कैसे यूज किया जाता है वो पता हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप सही माइंडसेट के साथ इस स्ट्रेटजी को यूज करते हो तो इससे पैसा बनता है। इसीलिए लगभग सभी बड़े ट्रेडर्स ट्रेडिंग के लिए इसे यूज करते हैं। इवन कई हेज फंड मैनेजर्स लाइक लिंडा ब्रैडफोर्ड, जो कि एक अमेरिकन फाइनेंशियर और कमोडिटीज एंड फ्यूचर में ट्रेड करने वाले ट्रेडर हैं, जिनके बारे में आप गूगल में जाकर पढ़ सकते हो, वो भी इस स्ट्रेटजी का यूज करती हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखें। हो सकता है पहली बार आपको समझ में ना आए, लेकिन अगली बार दोबारा से देखें, नोट्स बनाएं और इसे बैक टेस्टिंग करके देखें, या फिर पेपर ट्रेडिंग में इसे अप्लाई करके देखें। एटलीस्ट 20 टाइम्स इसे पेपर ट्रेडिंग में अप्लाई करके देखें, फिर से वीडियो में वापस आकर कमेंट करें 20 ट्रेड्स में से कितने आपके टारगेट हिट हुए और कितने स्टॉप लॉस, इसका विनिंग रेट कितना था, और आपको खुद फील होगा इस स्ट्रेटजी से पैसा बनता है। इसेंशियली ये इंडिकेटर मूविंग एवरेज का यूज करता है मार्केट ट्रेंड को बताने के लिए, और 80% स्ट्रेटजी जो भी आप अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर देखते हो वो इसी की कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। लेकिन जब सिंपल वे में आपका काम हो रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी क्यों करें? बात तो सही है। और अगर किसी इंडिकेटर का यूज हमें करना भी है इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए, तो उसे इसी के साथ यूज कर लेंगे, जो हम इस वीडियो में करने भी वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप जिस भी चार्ट पर ट्रेडिंग करना चाहते हो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, उसमें आपको मैकडी इंडिकेटर ऐड करना है। इसके लिए आप ट्रेडिंग व्यू का यूज कर सकते हो, या फिर जिस भी ब्रोकर का ऐप आप यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल अपस्टॉक, ग्रो, जीरोधा, लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर आपको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम इसे ट्रेडिंग व्यू पर यूज करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और हाँ, ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सबसे पहले हम ऊपर इंडिकेटर टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे मैकडी, और इस टैब पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर नीचे देखोगे मैकडी इंडिकेटर आपकी स्क्रीन पर ऐड हो गया है। मैकडी इंडिकेटर 4 अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बना है। पहला मैकडी लाइन, दूसरा सिग्नल लाइन, तीसरा हिस्टोग्राम और लास्ट जीरो लाइन। इसमें ये जो ब्लू लाइन है वो मैकडी लाइन है, जो कि डिफॉल्ट 12 डेज का मूविंग एवरेज होती है। दूसरी ऑरेंज लाइन, ये हमारी सिग्नल लाइन है, जो कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग में 26 डेज का मूविंग एवरेज होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्टोग्राम, जो कि मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच में डिफरेंस को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच बहुत कम डिफरेंस होगा,
हिस्टोग्राम का साइज भी वहाँ पर आपको छोटा देखने को मिलेगा। तो वहीं जहाँ पर मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है, वहाँ पर आपको हिस्टोग्राम का साइज भी बड़ा देखने को मिलेगा। आप एक और चीज़ यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन ऊपर क्रॉस करती हैं तो हिस्टोग्राम ऊपर की ओर बनता है और इसका कलर ग्रीन होता है। तो वहीं अगर मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन नीचे की ओर क्रॉस करती हैं तो हिस्टोग्राम नीचे की ओर बनता है और इसका कलर रेड होता है। लास्ट में हमारे पास बचती है जीरो लाइन, जो कि मैकडी इंडिकेटर के सेंटर को रिप्रेजेंट करती है। अभी तक हम मैकडी इंडिकेटर के चारों कंपोनेंट्स को समझ चुके हैं, जिसके बाद बारी आती है ये समझने की कि हमें इसे यूज कैसे करना है। मैकडी इंडिकेटर काफी अच्छा माना जाता है मार्केट में ट्रेंड फाइंड करने के लिए। इस इंडिकेटर की मदद से आप ये बता सकते हो मार्केट अप ट्रेंडिंग होने वाला है या फिर डाउन ट्रेंडिंग। सो जब भी मैकडी लाइन सिग्नल लाइन एक दूसरे को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैकडी लाइन क्रॉस करती है सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर, जो दिखाता है चार्ट यानी मार्केट अब ट्रेंडिंग में होगा। तो वहीं यहाँ पर मैकडी लाइन क्रॉस करता है सिग्नल लाइन को नीचे की ओर जाते हुए, तो ये हमें दिखाता है मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंडिंग होगा। इसके अलावा आप हिस्टोग्राम का भी यूज कर सकते हो ये जानने के लिए मार्केट में कितना मूवमेंट है। अगर हिस्टोग्राम का साइज बड़ा होता जा रहा है तो इसका मतलब है मोमेंटम में इंक्रीज हो रहा है। तो वहीं अगर इसका साइज छोटा हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, भाई ये बताओ एंट्री कब लेनी है और एग्जिट कब करना है। सो जब मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे को अपवर्ड डायरेक्शन में जीरो लाइन के नीचे क्रॉस करते हैं तब आपको बाय का ट्रेड लेना है। तो वहीं अगर मैकडी लाइन और सिग्नल लाइन एक दूसरे को डाउनवर्ड डायरेक्शन में जीरो लाइन के ऊपर क्रॉस करते हैं तो वहां पर आपको शॉर्ट करना है, यानी सेलिंग में ट्रेड लेना है। जैसा कि आपने देखा इस इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेड करना कितना आसान है। आपको एग्जैक्ट पता होता है आपको कब एंट्री लेनी है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप केवल मैकडी इंडिकेटर का ही यूज करते हो, जो कि अकेला उतना इफेक्टिव तरीके से काम नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मार्केट एक ट्रेंड में है तब ये इंडिकेटर काफी बेहतर तरीके से काम करता है, लाइक हियर। लेकिन यहाँ पर चार्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मैकडी इंडिकेटर हमें बाइंग के सिग्नल दे रहा है, जबकि प्राइस तो नीचे आ रहा है। तो अगर आप इस सिचुएशन में ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो अब इस इशू को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम बाय कर रहे हैं तो हमें केवल तब ट्रेड लेना है जब मार्केट अप ट्रेंडिंग डायरेक्शन में हो, क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड और आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप हमेशा स्टॉप लॉस ही हिट करोगे, टारगेट नहीं, जो कि कोई भी ट्रेडर नहीं चाहता है। परंतु अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, हाँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है 200 मूविंग एवरेज, जिसके लिए आपको चार्ट में मैकडी इंडिकेटर के साथ एक और इंडिकेटर यूज करना है 200 मूविंग एवरेज। इसके लिए आपको इंडिकेटर टैब में जाना है, सर्च करना है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसे शॉर्ट में EMA भी कहते हैं। टॉप पर क्लिक कीजिए और ये चार्ट पर कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाना है और यहाँ पर इनपुट्स में 9 की जगह आपको लिखना है 200, जिससे आपके पास 200 मूविंग एवरेज की लाइन आ जाएगी। इसके बाद यहाँ से स्टाइल में जाकर आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हो। मैं रखूँगा इसे रेड। अब जब भी प्राइस इस लाइन से ऊपर है मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है, और जब भी प्राइस इस लाइन के नीचे है यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है। इससे आपका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाता है। सो इतना समझने के बाद हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बाई ट्रेड हम तभी लेंगे जब हमें 2 सिग्नल मिलेंगे। पहला, मैकडी लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल लाइन को क्रॉस करे जीरो लाइन के नीचे, और दूसरा सिग्नल जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर मूव कर रहा हो। इससे आप तभी बाई ट्रेड कर रहे हो जब मार्केट अप ट्रेंडिंग में है, जो आपके विनिंग रेट को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट करना है तो आपको बिल्कुल इसका अपोजिट करना है। यहाँ पर भी आपको 2 सिग्नल का कंफर्मेशन लेना है। पहला, मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को जीरो लाइन के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस करे, और दूसरा सिग्नल प्राइस 200 मूविंग एवरेज लाइन के नीचे मूव कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम लॉन्ग ट्रेड या बाई ट्रेड लेंगे, क्योंकि मैकडी लाइन ने यहाँ पर जीरो लाइन के नीचे
सिग्नल लाइन को अपवर्ड डायरेक्शन में क्रॉस किया है और प्राइस 200 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है। सो इसे हम कहेंगे एक परफेक्ट सेटअप। तो जब भी आप बाय ट्रेड ले रहे हो, एंट्री आपको कब लेनी है, अभी तक आप ये समझ चुके हैं। अब बात करते हैं एग्जिट की। सो जब भी आप बाय ट्रेड ले रहे हो का स्टॉप लॉस 200 मूविंग एवरेज लाइन के हल्का सा नीचे होगा और आपका टारगेट स्टॉप लॉस का 1.5 टाइम्स होगा। यानी यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड सिस्टम रखना है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हम इंट्राडे में यूज़ कर रहे हैं जिसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना काफ़ी मुश्किल है। एक बार आपकी इसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को 1:2 पर भी रख सकते हो, परंतु स्टार्टिंग में आपको इसे 1:1.5 ही रखना है। मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 200 मूविंग एवरेज के साथ बेहतरीन तरीके से काम करती है, लेकिन जैसे हर स्ट्रेटजी के कुछ फ्लॉज होते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है, क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी है जो मार्केट में 100% काम करती है तो हर कोई उस स्ट्रेटजी का यूज़ करके पैसा बना लेगा, जबकि ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। यानी अगर आप पैसा बना रहे हो तो किसी दूसरे ने पैसा गंवाया होगा, और अगर आपने पैसा गंवाया है तो ज़रूर किसी और ने पैसा कमाया होगा। तो ट्रेडिंग में कभी भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते किसी भी स्ट्रैटेजी के बेस पर कि यहाँ पर मार्केट ऊपर ही जाने वाला है या फिर इस सेटअप के बनने के बाद मार्केट नीचे ही आएगा। ये आपको बस एक प्रोबेबिलिटी देते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज एक पर्टिकुलर मार्केट में यानी अप ट्रेंड मार्केट में अच्छे तरीके से काम करती है, कुछ डाउन ट्रेंड मार्केट में, तो कुछ साइडवेज मार्केट में। जिस स्ट्रैटेजी की बात हमने आज की इस वीडियो में की, यानी मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये अप ट्रेंड मार्केट और डाउन ट्रेंड मार्केट, इन दोनों मार्केट में बेहतरीन तरीके से काम करती है। लेकिन जब भी मार्केट साइडवेज होता है कुछ इस तरीके से, तो वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी उतनी इफेक्टिव नहीं होती और आपको साइडवेज मार्केट में कई सारे फेक ट्रेड्स देखने को मिल सकते हैं और आप उन फेक ट्रेड से बच पाओ, इसीलिए हम यूज करते हैं 200 मूविंग एवरेज का। सो आज की इस वीडियो में हमने मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सीखा, जिसे आप पेपर ट्रेडिंग में अप्लाई कर सकते हो या फिर इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को कंप्लीट समझने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में होंगे, जिसे मैं आप कवर करने वाला हूं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है, क्या ये स्ट्रैटेजी हम केवल इंट्राडे में यूज कर सकते हैं? स्विंग ट्रेड के लिए इसे यूज किया जा सकता है या नहीं? तो ऑफ कोर्स आप इसे इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपका टाइम फ्रेम 1 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट का है तो आप इसे इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। वहीं अगर आपको इसे स्विंग ट्रेडिंग में यूज करना है तो आपको अपना टाइम फ्रेम 1 आवर, 4 आवर या फिर डेली का रखना होगा, तब आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी है? सो जो भी अभी तक हमारे पास डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेटजी 80 to 85% आपकी टारगेट हिट करवाती है, लेकिन ये कितनी इफेक्टिव होगी आपके लिए वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर, आप किस तरीके से इस स्ट्रेटजी का यूज करते हो। सो आपको खुद से पेपर ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटजी को यूज करना है और 20 ट्रेड्स लेने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए कितना काम कर रही है, क्योंकि जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल होता है, जो भी ट्रेडर्स आपको बताते हैं ये स्ट्रेटजी 70% काम करती है, 80% काम करती है, 85% काम करती है, वो होती है बैक टेस्टिंग के बेस पर, ना कि फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बेस पर। तीसरा क्वेश्चन जो आपके मन में होगा, क्या इस स्ट्रेटजी का यूज हम केवल निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में ही कर सकते हैं? पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए भी हम इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हैं या नहीं? तो इसका आंसर है यस। आप चाहो तो टाटा मोटर्स, रिलायंस, विप्रो, जो भी कंपनी आपको पसंद है, जो भी आपको लगता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में भी इस स्ट्रेटजी का यूज कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन, मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनीज हैं, तो क्या सभी कंपनीज में हमें इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना चाहिए? तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। आपको एक लिस्ट बनानी होगी स्टॉक्स की, जिन स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करोगे, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट भी। आप कभी भी किसी भी कंपनी में उठकर इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको एक लिस्ट बनानी होती है स्टॉक्स की, केवल उन्हीं स्टॉक्स में आप अपनी ट्रेडिंग करोगे। तो आपका बेसिक सा क्वेश्चन होगा, उन स्टॉक्स की लिस्ट आपको कैसे मिलेगी? तो इस सीरीज की अगली वीडियो में हम उसी लिस्ट की बात करेंगे कि आपको ट्रेडिंग करने के लिए जो स्टॉक्स यूज़ करने हैं
वो कौन से होंगे। और अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाला बेल आइकन जरूर से हिट करें। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है, क्या ये स्ट्रैटेजी इनफ है और इस स्ट्रैटेजी के अलावा हमें किसी और स्ट्रैटेजी को सीखने की ज़रूरत है या नहीं? तो मेरा आंसर होगा ये स्ट्रैटेजी इनफ है, लेकिन आपको बाकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए। तो नॉलेज लेने के लिए आप बाकी स्ट्रैटेजीज़ को सीख सकते हो, लेकिन आपको ट्रेडिंग किसी एक स्ट्रैटेजी के बेस पर ही करनी है और उसी में अपने आप को बेहतर बनाना है, उसी स्ट्रैटेजी में मास्टरी लेनी है। सो आप मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हो, बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीख सकते हो, आप प्राइस एक्शन सीख सकते हो और उसके बाद जो भी स्ट्रैटेजी आप सीख रहे हो उस स्ट्रैटेजी को आप मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो वो आपको खुद से पूछना है, जिससे जो आपकी ये स्ट्रैटेजी है मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वो और बेहतर हो सके। आपको हर बार नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर स्विच नहीं करते रहना है, आपको एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार यूज़ करना है और उसमें मास्टरी लेनी है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इस स्ट्रैटेजी का यूज़ आप सबसे पहले पेपर ट्रेडिंग में करोगे और वहाँ पर अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसके बाद आपको रियल मार्केट में इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करना है। 10 जून 2015 मार्केट में न्यूज़ आती है राकेश झुनझुनवाला द बिग बुल सुराना सोलर कंपनी के 2,50,000 शेयर बाई कर चुके हैं, जिसके बाद मार्केट में सुराना सोलर्स के शेयर्स को बाई करने के लिए अफरा तफरी मच जाती है। और ऐसा होना भी था। आखिरकार राकेश झुनझुनवाला इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर द बिग बुल ने उस स्टॉक में अपने पैसे लगाए हैं। कुछ तो कंपनी में बड़ा होने वाला होगा। शेयर का प्राइस एक दिन में ही 18% से बढ़ जाता है और स्टॉक का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई 63 को टच करता है। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक न्यूज़ आती है, राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है। ये बस एक र्यूमर था जो न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा चलाया गया था, जिसके बाद 11 जून को सुराना सोलर के शेयर्स 63 से 32 पर आ जाते हैं। यानी एक दिन बाद जिन भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उन्हें अपनी होल्डिंग काफ़ी बड़े लॉस पर सेल करनी पड़ी। कुछ दिन बाद सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा ये ऑपरेटर का पंप एंड डंप गेम था, जिसमें राकेश झुनझुनवाला का शेयर बाई करने की न्यूज़ को जानबूझकर फैलाया गया ताकि वे यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट कमा सके, और उन्होंने कमाया भी। लेकिन इसमें अल्टीमेट लॉस हुआ रिटेल इन्वेस्टर्स का। स्टॉक मार्केट में करीब 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, तो क्या हमें सभी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या हम किसी भी कंपनी में ट्रेड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। चाहे हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, स्विंग ट्रेडिंग की बात करें या फिर इन्वेस्टिंग की, हमें लिमिटेड कंपनीज में ही ट्रेड करना चाहिए, जो कि 5,000 कंपनीज में से 100 से 200 ही होती हैं। इसके पीछे का पहला रीजन है कई कंपनीज ऐसी होती हैं अगर आप उनमें ट्रेड करने जाओगे तो हो सकता है एक बार बाई करने के बाद वॉल्यूम कम होने के कारण आप अपनी होल्डिंग को सेल ही ना कर पाओ। ये बेसिक चीज़ आपको भी पता होगी। जब आप अपने शेयर्स को बेच रहे हो तो डेफिनेटली दूसरी साइड कोई उन शेयर्स को खरीद रहा होगा, लेकिन अगर किसी कंपनी के स्टॉक्स के बायर ही ना हो तो आपकी उसमें ट्रैप होने के मैक्सिमम चांस होते हैं। दूसरा रीज़न ऑपरेटर्स डर्टी गेम। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल से समझा किस प्रकार से ऑपरेटर्स किसी कंपनी के स्टॉक को पंप एंड डंप करते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको सेलेक्टिव स्टॉक्स में ही अपनी ट्रेडिंग करनी है, जिन स्टॉक्स में ऑपरेटर के लिए कोई बड़ा गेम करना पॉसिबल ही ना हो। अभी तक हमें 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ट्रेडिंग के लिए हम जब भी स्टॉक चूज करेंगे तो हमें ध्यान देना है हम उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे जिनमें इनफ वॉल्यूम हो, ताकि हम आसानी से उन स्टॉक्स को बाई और सेल कर सकें। दूसरा, हमें उन स्टॉक्स में ट्रेड करना है जिनमें ऑपरेटर्स अपना डर्टी गेम पंप एंड डंप ना खेल पाए। सो अब बात करते हैं उस प्रोसेस की जिसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं वे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें हमें ट्रेड करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे screener.in का, जो कि एक फ्री वेबसाइट है। तो जैसे ही आप गूगल पर सर्च करते हो screener.in तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है स्क्रीन पर। जैसे ही आप स्क्रीन पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको क्रिएट न्यू स्क्रीन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर क्वेरी रन करनी है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 5,000। आपको करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है, वो वेबसाइट में डिफॉल्ट इसको 5,000 करोड़ के रूप में समझेगा। इसके बाद एंड जैसे ही आप लिखोगे कर्सर खुद ब खुद ही नीचे आ जाएगा
यहाँ पर आपको लिखना है वॉल्यूम जो कि ग्रेटर देन 5 लाख। इसके बाद जब आप रन दिस क्वेरी पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर 368 स्टॉक्स मिल जाते हैं। यानी 5000 कंपनीज में से ये 368 कंपनीज ऐसी हैं जहां पर हाई वॉल्यूम है, क्योंकि ये वॉल्यूम 5 लाख से ज़्यादा है। तो आप आसानी से यहाँ पर बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। और क्योंकि हमने उन्हीं कंपनीज को यहाँ पर सेलेक्ट किया है जिनका मार्केट साइज 5000 करोड़ से ज़्यादा का है, तो किसी भी ऑपरेटर के लिए इन कंपनीज में पंप एंड डंप करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो इंट्राडे के लिए आप इन 368 स्टॉक्स का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको अपनी इंट्राडे स्ट्रेटजी यूज करनी है जिसकी बेस पर आपको ट्रेड बाय एंड सेल करना है। तो जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो आपको इन 368 स्टॉक्स से ही अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। हालांकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप इन 368 स्टॉक्स का यूज कर सकते हो, लेकिन जब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की या फिर इन्वेस्टिंग की तो वहां पर आपको कंपनी को फंडामेंटली भी चेक करना होता है, जिसके लिए हम onfilterscreener.in पर यूज करेंगे। तो अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स को चूज करना है तो उसके लिए जो हम फिल्टर यूज करेंगे, पहला फिल्टर है मार्केट कैप जो कि 1000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। अगेन जब हमने इंट्राडे की बात की तो वहां पर जो हमारा मार्केट कैप था वो 5000 करोड़ से ज्यादा का था, लेकिन जब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की तो कई सारी ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं लेकिन उनका मार्केट साइज कम होता है। इसीलिए हम यहाँ पर जो फिल्टर रखेंगे वो 1000 करोड़ का रखेंगे, यानी जो हमारा मार्केट कैप है वो 1000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। दूसरा फिल्टर एंड लिखने के बाद आपको लिखना है वॉल्यूम जो कि 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। इंट्राडे में आपको उसी दिन बाय भी करना होता है और उसी दिन सेल भी करना होता है, इसीलिए आपको ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत होती है। तो वहां पर हमने 5 लाख का यूज किया था, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग में आपको सेम डे बाय एंड सेल नहीं करना होता, तो आपके लिए 1 लाख का वॉल्यूम भी इनफ है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टाइम पीरियड है वो ज्यादा होता है। एंड लिखने के बाद हम लिखेंगे डेब्ट टू इक्विटी जो कि कम होना चाहिए 0.25 से, यानी जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका जो डेब्ट है वो कंपनी के अर्निंग का 25% से कम होना चाहिए। एंड लिखने के बाद अब हम लिखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सौरभ मुखर्जी का फेवरेट रेशियो ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कंपनी के लिए 20% से ज्यादा का होना चाहिए, इसीलिए ग्रेटर देन 20%। एंड लिखने के बाद नेक्स्ट हम फिल्टर जो यूज करेंगे वो है नेट प्रॉफिट, इसे हम रखेंगे ग्रेटर देन 100 करोड़। एंड लिखने के बाद पब्लिक होल्डिंग ये होनी चाहिए लेस देन 30%, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास होती है तो वहाँ पर भी हमें एक क्लियर साइन मिलता है कि FIIs, DIIs या फिर प्रमोटर्स इसमें क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ज़्यादातर होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होती है तो वो भी हमारे लिए एक नेगेटिव साइन होता है, इसीलिए पब्लिक होल्डिंग को हम लेस देन 30% रखेंगे। एंड लिखने के बाद प्लेज परसेंटेज जो कि कम होना चाहिए 20% से। इसके बाद आपको रन दिस क्वेरी पर क्लिक करना है तो आपके सामने 117 कंपनीज आती हैं, और आप जब भी स्विंग ट्रेडिंग करोगे या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग करोगे तो आपको इन्हीं 117 कंपनीज में ही ट्रेड करना है। ये सारी अच्छी कंपनीज हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, चाहे हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस, नेस्ले इंडिया, कोलगेट, कोल इंडिया। यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पर भी जा सकते हो और यहाँ पर एशियन पेंट्स, L&T टेक्नोलॉजी, ये सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं जिसमें आप एक लंबे टाइम पीरियड के लिए स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो। किसी भी कंपनी को फंडामेंटली चेक करने के लिए जिन जिन रेशियो का यूज हम कर सकते हैं उन सभी रेशियोज का यूज हमने यहाँ पर किया है, चाहे हम बात करें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट प्रॉफिट, पब्लिक होल्डिंग, प्लस परसेंटेज। इन्हीं के बेसिस पर हम ये चेक करते हैं कि कोई कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि जब आप इन स्टॉक्स को चेक करोगे तो इनमें कोई भी बैंकिंग कंपनी नहीं होगी। इसका रीजन है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं बैंक्स की, पब्लिक जो पैसा बैंक में जमा करवाती है बैंक के लिए वो बोरोड मनी होता है, यानी एक डेब्ट, इसीलिए बैंक का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो हाई होता है, चाहे हम किसी भी बैंक की बात क्यों ना करें। और ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, भी बैंक के लिए 20% से कम ही होता है। तो जब भी आप इस क्वेरी को रन करोगे तो वहां पर आपको कोई भी बैंकिंग स्टॉक देखने को नहीं मिलेगा जिन्हें आप अलग से एक्सेल में ऐड कर सकते हो। जो भी 117 कंपनीज की लिस्ट आपको यहां से मिली है इनको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो एक्सेल पर, और
10 से 15 जो बेस्ट बैंक है इंडिया के, उन्हें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बात करें बैंकिंग कंपनीज की तो 10 से 15 बेस्ट बैंकिंग कंपनीज की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इंस्टाग्राम पर भी मैं इसकी एक अलग से पोस्ट डाल दूंगा, वहां से भी आप इसे ले सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने सीखा किस प्रकार से हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए भी हमने देखा कौन कौन से फिल्टर हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जिसके बाद हमें एक लिस्ट मिल जाती है जिनमें हमें अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करना है। और ये था लास्ट वीडियो कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स सीरीज का। इसके बाद इस सीरीज में जो भी वीडियोस आएंगी वो आपकी क्वेरीज के बेस पर आएंगे। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। उन टॉपिक्स को हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इस सीरीज की पहली वीडियो को आप देख सकते हो यहाँ पर क्लिक करके, जहाँ से हमने इस कंप्लीट सीरीज की शुरुआत की थी। उम्मीद करता हूँ इस कंप्लीट सीरीज से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और आपने पेपर ट्रेडिंग में इन स्ट्रेटेजीज का यूज भी किया होगा। इसके अलावा आपको ट्रेडिंग करने के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और इस चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके सामने वाला बेल आइकन जरूर से हिट करें। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।